ठीक है, तो बताओ तुषार, कुछ आइडिया? यस मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या होगा चैप्टर में? सर, जो सीधी रेखा। ये आवाज किसकी तरफ से आ रही है? संजीव तुम्हारा था? ठीक है, तो माइक बंद रखो अगर आवाज सर वो वैसे आ रही। अंकल माइक बंद कर देते हैं। ठीक ठीक ठीक। हाँ तुषार बताओ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या सर, है? जो सीधी रेखा में चल रहा हो। एक स्ट्रेट लाइन में मतलब कोई मोशन हो। यस सर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बताया गया है? तुमने 11th का थोड़ा मतलब छूट गया था, ठीक से नहीं हुआ था तुम्हारा। सर, मेरा नहीं हो पाया था बिल्कुल भी। हाँ ठीक है चलो। और बाकी तुम लोगों ने तो शायद डेमो में भी देखा था, संजीव और आरन तुम दोनों थे ना उसमें, है ना? यस सर, हम भी थे। हाँ तो फिर कुछ और डिस्कस करने की जरूरत नहीं, तो हम आगे ही चलते हैं, ठीक है? मतलब सीधा इसके ऊपर बात करते हैं डायरेक्ट। उसका बेसिक तो उस दिन भी देखा था, अभी भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। क्लियर है? तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, हम स्ट्रेट लाइन में मोशन कैसे हो रहा है उसकी बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कॉज यानी कि मोशन क्यों हो रहा है उसकी बात नहीं करेंगे, ऐसा ही क्यों हो रहा है इसकी बात नहीं करेंगे, समझ रहे हो? रीजन की बात नहीं करेंगे। ठीक है, बस खाली मोशन हो रहा है तो उसके बारे में जो जो चीजें पता कर सकते हैं वो पता करेंगे। ठीक है, क्यों हो रहा है उसकी बातें कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है ना? कुछ डाउट किसी को? अब ये रीजन या कॉज क्या होता है मोशन का, पता है? कोई मोशन होता ही क्यों है? अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है और तब उसको मोशन में लेके आना है तो क्या चाहिए? फोर्स। फोर्स। यानी कि फोर्स ही वो कॉज है, वो रीजन है जिसकी वजह से मोशन हो पाता है। ठीक है, ये रीजन है फोर्स जिसकी वजह से मोशन हो पाता है या मोशन में चेंजेस आ पाते हैं, मोशन यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म बन पाता है। ठीक है, क्लियर है? रेस्ट और मोशन के बारे में पहले काफी बातें हुई हैं, लेकिन फिर भी प्रियांशु, तुषार, बताओ अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो कैसे पता चलेगा? सर वो बॉडी स्टेबल रहेगी, उसमें कोई मूवमेंट नहीं दिखेगा और और ना कैसे कोई तुम डिस्प्लेसमेंट दिखेगा इससे। कैसे गारंटी ले सकते हो कि मूवमेंट नहीं है या डिस्प्लेसमेंट नहीं है? एक एग्जांपल दे के बताओ, अगर तुम्हारे आसपास कोई भी सामान रखा है तो उसके हिसाब से। सर टेबल पर ग्लास रखा है, वो हम्म, स्टेबल है। वो स्टेबल है, वो तुम्हें कैसे पता कि वो मूव नहीं कर रहा है? अगर सर हम उस पर कहे कोई कर रहा है फोर्स, तो? नहीं, वो तो बाद की सर बात है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग हाँ। रहा है, बट वो हम्म, डिस्प्लेस नहीं कर रहा अपनी लोकेशन पर से। हाँ हम कह रहे हैं डिस्प्लेस कर रहा है तो? हम कह रहे हैं डिस्प्लेस कर रहा है वो। सर, वो तो अर्थ के साथ कर रहा है ना। हाँ, अर्थ के साथ कर रहा है ना। हम्म, सर यस, वो तो कैसे रेस्ट का तय होगा? सर, वो मूव नहीं किया, इसलिए रेस्ट पे। हाँ, मतलब वो मूव नहीं बिल्कुल, किया। वही तो मूव नहीं कर रहा है, ये देखते कैसे हैं, चेक कैसे करते हैं? तुम्हें कैसे पता चला वो ग्लास मूव नहीं कर रहा है? देखो, इसके लिए हमेशा हमें एक रेफरेंस चूज करना पड़ता है। वो रेफरेंस हम खुद भी हो सकते हैं या फिर कोई दूसरा सामान, दूसरा कुछ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, रेफरेंस कि हम देख कहाँ से रहे हैं या फिर किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि वो मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समझ रहे हो? जैसे तुम एक कार में हो और तुम्हारे हाथ में फोन है, तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में तो वो मूव नहीं कर रहा है, मान लिया वो फोन, लेकिन बाहर वाले के रिस्पेक्ट में, जो रोड पे खड़ा है कोई इंसान, तो तुम्हारी कार चल रही है, उसके रिस्पेक्ट में तो वो फोन मूव कर रहा है ना, क्योंकि तुम यस दोनों सर। के लिए रेफरेंस अलग अलग है। रेफरेंस का मतलब ऐसा एक पॉइंट, ऐसी एक लोकेशन, ऐसा एक ऑब्जेक्ट या जो भी, जो किसी ने अपने लिए तय कर रखा हो।
ठीक है, समझ रहे हो? यस सर। तो जैसे अगर हम कहते हैं एक ट्रेन में बैठे बैठे, एक ट्रेन में हम बैठे हैं और हम कह रहे हैं कि एक स्टेशन आ रहा है, तो ये कहना सही है कि वो स्टेशन आ रहा है? नो सर। सर गलत है सर, स्टेशन तो अपनी जगह पर ही सर है, हम स्टेशन के ट्रेन जा पास रही है, हैं। नहीं, ये हम कहना स्टेशन के सही पास है, जा रहे हैं। ये कहना सही है। हम कह रहे हैं कि स्टेशन आ रहा है सच में, क्योंकि हाँ तुमने सर, हमें लगता है क्योंकि हमें बाहर का लगता है कि चीजें यहाँ मूव कर लगता रही है है। वाली बात नहीं है, यहाँ बात ये है कि रेफरेंस तुमने क्या चूज कर रखा है। ट्रेन को सर। तुम रेफरेंस क्या ले रहे हो? तुम ट्रेन को रेफरेंस ले रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम है ही नहीं कोई। तुम सही कह रहे हो कि स्टेशन ही आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा रेफरेंस ट्रेन है। ठीक है, वो मूव नहीं करता है, रेफरेंस कभी मूव नहीं करता है। रेफरेंस को हमेशा हम रेस्ट पे मानते हैं। ठीक है, ओवरऑल अल्टीमेट रेस्ट। ठीक है, वो रेफरेंस तुम्हारी खुद की बॉडी भी हो सकती है, वो ट्रेन, पूरी ट्रेन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? और यही चीज से फिर आती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कि हम देख कहाँ से रहे हैं, किसी का रेस्ट और मोशन। सही देखा जाए तो कोई चीज मोशन में नहीं है और कोई चीज रेस्ट, मतलब कोई चीज रेस्ट पे तो नहीं है। मोस्ट ऑफ द चीजें मोशन में ही है, क्योंकि बस वही, तुम रिस्पेक्ट बदल दो, तुमको वो मोशन में दिख जाएगी। ठीक है, तुम रिस्पेक्ट अपनी बॉडी को ले लो, तुम दौड़ते हुए एक दीवार की तरफ चले जाओ, तो वो दीवार तुम्हारे लिए मूव कर रही है, तुम्हारे रिस्पेक्ट में वो दीवार मूव कर रही है। ठीक है, क्योंकि तुमने रिस्पेक्ट और अपना जो रेफरेंस है पॉइंट, वो तुम्हारी खुद की बॉडी को लिया है। तुम मूव कर रहे हो, लेकिन रेफरेंस पॉइंट मूव नहीं करता, उस हिसाब से वो दीवार ही मूव कर रही है। तो कोई चीज उस तरह से रेस्ट पे होना पॉसिबल नहीं है। ये बस रेफरेंस चूज करने के बाद ही बात हो सकती है कि कोई बॉडी रेस्ट पे है। मोशन का भी वही है कि रेफरेंस चूज करने के बाद ही बात हो सकती है कि कोई बॉडी मोशन में है। ठीक है, क्लियर है ना? तो यस सर। यही चीज है, रेस्ट और मोशन का पूरा सिस्टम अलग तरह से ही चलता है बिल्कुल। तो इस वाले चैप्टर में हम सिर्फ बात करेंगे कि स्ट्रेट लाइन में जो मोशन हो रहा है उनकी। और इसका एक रीजन भी है, क्योंकि जो मोशन स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रहा होगा, जिस मोशन में मुड़ना है, जरूरी टर्न ले सकते हैं, तो उसमें क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा हमको। ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें वेक्टर समझना पड़ेगा अच्छे से। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो और भी चीजों का हो सकता है, एक्सेलरेशन का हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो हमको वेक्टर समझने की जरूरत पड़ेगी। और यही रीजन है कि इस चैप्टर को पहले रख के फिर वो सेकेंड चैप्टर में अलग से दिया हुआ है मोशन इन अ प्लेन, उसमें पहले पूरा वेक्टर बताया गया है। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में भी इस टाइम तक, जब जब तुम लोग ये चैप्टर पढ़ते हो 11th में, तब तक वेक्टर किसी ने पढ़ा नहीं होता है ज्यादातर। ठीक है, जब 11th में होते हैं, तो इसीलिए पहले उस वाले चैप्टर में वेक्टर समझाया गया, उसके बाद ये दिया गया है। क्लियर है? ये वाला बिना वेक्टर समझे भी ज्यादा, मतलब जब बिना ज्यादा वेक्टर समझे भी हो जाएगा। ठीक है, मोशन इन अ प्लेन में यही चीज है। कोई एग्जांपल्स कुछ दो। एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, कुछ एग्जांपल्स। कोई भी दे सकता है। सर ट्रेन, क्या? सर क्या बोले, मोशन इन प्लेन। नहीं, स्ट्रेट लाइन में एक बॉडी मूव कर रही है, इस चीज का कोई एग्जांपल दो। सर ट्रेन। ट्रेन? यूनिट स्पीड जाती है। हाँ, एक ट्रेन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, मान लिया। ठीक है, और सर प्लेन। प्लेन हमेशा ही स्ट्रेट लाइन मूव करता है, मतलब जो ऊपर है, टॉप पे है, तो हो सकता है स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा हो। मतलब हमेशा वाली कंडीशन नहीं है, तुम लोग बता सकते हो कि हाँ ठीक है, तो सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में जा रहा सर कार बस भी चलती है स्ट्रेट में। है। स्ट्रेट में चलती है हमेशा, लेकिन नहीं चलती है, पर चल सकती है ना? तो वही चीज है, हम भी चल सकते हैं सर, वो तो स्ट्रेट में। हम भी स्ट्रेट लाइन में चल सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में चलने के लिए, या चलने के लिए, मोशन होने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी, जैसे तुम लोगों ने कहा कि कोई चीज मोशन में है,
वो पता चलेगा कि डिस्प्लेस होने से, है ना। अब ये डिस्प्लेस होना किसको बोलते हैं, क्या मतलब होता है डिस्प्लेस होने का? सर डिस्टेंस चेंज अपॉन ऑफ टाइम, लोकेशन। चेंज ऑफ लो लोकेशन या डिस्टेंस अपॉन टाइम। प्लेस चेंज हो जाना, डिस्प्लेस हो जाना मतलब प्लेस का मतलब लोकेशन चेंज हो जाना, ठीक है ना। तो या पोजीशन चेंज हो जाना बोल सकते हैं, है ना। पोजीशन चेंज को हम क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। सही है, कुछ डाउट है? नो सर। नो पक्का सर। ना, तो कुछ डाउट नहीं है कि लोकेशन या पोजीशन चेंज होने को हम डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। पर पोजीशन अगर हम किसी चीज की बताने के लिए कहें, जैसे प्रियांशु तुम्हें हम कहें कि ग्लास की पोजीशन बताओ अपनी, तो कैसे बताओगे, हमें वहां से बतानी है तुमको। लोकेशन सर टेबल पर रखी है। अब हमें कैसे पता चलेगा वो टेबल कहाँ है, टेबल सर रूम में है। और रूम कहाँ है, या फिर नी देखो बात ये है कि तुम्हें हमें पहले कोई रेफरेंस पॉइंट बताना पड़ेगा, तब तो हम इमेजिन करें कि तुम जैसे बैठे हो उसके हिसाब से टेबल आगे है कि पीछे है, कि लेफ्ट में है कि राइट में है। सर इन द फ्रंट ऑफ मी। मैं तुमसे सामने है, तुम्हारे सामने, यस यस। ठीक है। और उसके अलावा पोजीशन में और खाली इतना बताना काफी है कि तुम्हारे सामने है। नहीं नहीं और नहीं सर। और सर टेबल रूम में है। नहीं, वो बातें नहीं है, मतलब उस ग्लास का सिर्फ हम बोल रहे हैं, तो ग्लास कहाँ है, तो तुमने कहा तुम्हारे सामने है, यानी कि तुम जैसे बैठे हो तुम्हारे फेस के सामने है। यस सर। और बिटवीन 2 मीटर गैप। हाँ, यानी कि तुमने डिस्टेंस भी बताई, 2 मीटर समथिंग, ठीक है। तो यस तुम्हें सर। क्या बताना पड़ा, दो चीजें। फ्रंट ये जो है ये क्या बता रहा है, इसे तुमने बताया क्या, उस चीज की क्या कौन सी प्रॉपर्टी बताई, उसकी पोजीशन की। डायरेक्शन और समझे, डिस्टेंस। डायरेक्शन और डिस्टेंस या लेंथ या गैप, जितना भी है तुमसे, या जिस भी रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है। कहीं कुछ डाउट इस चीज में? नो सर। नो सर। यानी कि तुम्हें क्या क्या बताना पड़ा, एक तो वैल्यू, एक तरह की वैल्यू या मैग्नीट्यूड जिसको बोला जाता है, ठीक है, किसी चीज का। तो पोजीशन में दोनों चीजें हैं ना, यानी कि पोजीशन किस तरह की क्वांटिटी हुई, वेक्टर। वेक्टर हुई ना, यही बात है। तो सोचो अगर पोजीशन वेक्टर है तो चेंज इन पोजीशन, चेंज इन कोई भी चीज क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल, यही तो होता है। यानी कि अगर x है पोजीशन तो एक्स एफ माइनस एक्स आई, यही तो होगा ना चेंज इन पोजीशन। और चेंज इन यस पोजीशन सर। ही डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट किस तरह की क्वांटिटी हो गई फिर, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर। क्लियर कट कॉमन बात है ना बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर। वेक्टर। अब ये बताओ कि एक बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, तो और क्या निकाल सकते हैं हम उसका, यानी कि मूव तो कर रही है, चलो मोशन में और क्या ऐसा जरूरी है जो निकाल सकते हैं, सर स्पीड। डिस्प्लेस हो रही है। स्पीड क्या होती है, स्पीड? सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये क्यों निकालना जरूरी है, फॉर्मूले के हिसाब से तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ये, लेकिन क्यों ये निकालते हैं, हमें क्या फायदा इसको निकाल के? सर वी कैन सर कितनी कैलकुलेट। दूरी तय करें इसलिए निकालते हैं। क्या कह रहे हो तुषार? सर कितना डिस्टेंस कितने समय में कवर किया इसलिए निकालते हैं। कितने समय में कवर किया ये निकालना क्यों जरूरी है, समय का निकालना क्यों जरूरी है? सर इससे हम अप्रोक्स टाइम, मतलब अगर हमें कहीं का जैसे कहीं जाना है तो उसके लिए अप्रोक्स टाइम निकाल सकते हैं कि इतने समय में पहुंच सकते हैं। यानी कि जो काम जल्दी करना है या धीरे होना है वो वाली चीजें, या धीरे हो रहा है या जल्दी हो रहा है, ये बता सकते हैं अगर सबसे सिंपल वे में देखें तो। धीरे जल्दी का चीज सर समथिंग बता सकते हैं, ठीक है। तो इसको रेट ऑफ चेंज बोला जाता है, ठीक है, कि कोई चीज किस किस रेट से चेंज हो रही है, मतलब कि
जल्दी जल्दी चेंज हो रही है या धीरे धीरे चेंज हो रही है। जैसे कि एक, मान लो एक फैट आदमी था, ठीक है, दो फैट आदमी थे, दो फ्रेंड थे, ठीक है, और दोनों का वजन पहले 100 किलो था और उनकी हाइट के हिसाब से ये मान लो 20-20 किलो ज्यादा था, तो उनको होना चाहिए 80 केजी का, 80 किलो का। सही है, उनको होना चाहिए 80 किलो का। यस सर। इसमें कुछ डाउट नो है ना? सर। नो सर। तो 20-20 किलो लूज करना है उनको, -20 दोनों को करना है, ठीक। लेकिन इसको -20 करने में 2 साल लगे और इसको -20 करने में 6 महीने लगे, 6 मंथ्स लगे, ठीक है, 20 किलो घटाने में, और इसको 20 किलो घटाने में 2 साल लगे। तो क्या दोनों में फर्क है? एक ने जल्दी कर लिया, एक ने धीरे किया। एक तो ये सिंपल से लैंग्वेज में बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, है ना? तो दोनों का क्या अलग था? चेंज तो दोनों का सेम था ना, दोनों का सेम चेंज था, 100 से 80 पे दोनों आ गए हैं, सही है। लेकिन फर्क क्या था? यस सर। टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज अलग अलग था, एक तरह से रेट ऑफ चेंज अलग अलग था, ठीक है। चेंज का रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अलग था, कि जल्दी चेंज हो रहा है कि धीरे चेंज हो रहा है। क्लियर? आई ना बात समझ में? यस सर। ऐसा ही कुछ समझ लो, 2 किलो चीनी लो, ठीक है, शुगर, और 2 किलो इलायची लो, ठीक है। अब इलायची की इंग्लिश हमको याद नहीं है, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, ठीक है। 2 किलो इलायची लो। तो बेसिक नॉलेज इतनी सबको होगी कि ये दोनों में क्या फर्क आएगा। 2 किलो दोनों है, वजन तो दोनों का सेम यस है, सर। तो अलग क्या है? सर इसका जो क्वांटिटी तो सेम है, 2 kg 2 kg। क्वालिटी अलग अलग है। इसमें शुगर ज्यादा डलती है, इलायची कम डलती है, तो इलायची ज्यादा चलेगी, शुगर कम चलेगी। वो है, और तुम खरीदोगे अगर तो तुम्हारे एंड से क्या फर्क आएगा, तुम्हारी तरफ से क्या अलग हो जाएगा तुम खरीदने जाओ तो? 2 किलो चीनी या 2 किलो इलायची? वैसे स्पेस ऑक्यूपाई इलायची ज्यादा करेगी क्योंकि उसका हर एक तुम लोग एक चीज भूल रहे हो, इलायची कुछ ज्यादा ही महंगी आती है, यस सर। दोनों का रेट बहुत अलग होगा। लेकिन ये रेट पर केजी वाला रेट है और यहाँ पे रेट पर टाइम वाला रेट है। ये पर यूनिट केजी है, ठीक है, पर यूनिट मास वाला रेट है ये जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, और यहाँ पे जो रेट है वो पर यूनिट टाइम वाला रेट है। यानी कि किसी चीज के रिस्पेक्ट में हम किसी चीज का रेट देखते हैं। समझ में आई बात? 1 kg शुगर का प्राइस अलग है और 1 kg इलायची का प्राइस कुछ ज्यादा ही अलग है इससे, ठीक है। शायद वो पता नहीं 1000 या 4000 ऐसे कुछ रुपए है, एग्जैक्टली हमें याद नहीं, लेकिन है, ठीक ठाक रेट है उसका, ठीक है। और कहाँ ये 40-40 रुपए किलो है, ऐसे कुछ है। समझ रहे हो? तो रेट अलग है ना, जबकि क्वांटिटी सेम थी। यस सर। तो ऐसे ही यहाँ पे भी चेंज सेम था, लेकिन रेट ऑफ चेंज अलग है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन था या रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ था, अगर हम डिस्टेंस की बात करें। यही सेम चीज अगर हम वेलोसिटी में बोल दे तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना। यस सर। ये तो याद होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? चेंज इन पोजीशन। पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट को क्या पर बोलते हैं? यूनिट एरिया। टाइम। डिस्प्लेसमेंट को चेंज इन पोजीशन ही तो बोलते हैं ना। पोजीशन का जितना चेंज होगा, पहले बॉडी यहाँ थी अब बॉडी यहाँ पे है, तो यही तो डिस्प्लेसमेंट है, जितना चेंज हुआ पोजीशन में, 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पे पहुंच गई। क्लियर है? डिस्टेंस भले वो नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली चेंज इन पोजीशन। पहले क्या पोजीशन थी, अब क्या पोजीशन है, उनके बीच का गैप। सही है ना? तो चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम मतलब कि पर यूनिट टाइम एक तरह से, तो इसको तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बोला जाएगा ना। कुछ आई बात समझ में? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो वेलोसिटी को ही बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, ठीक है। क्लियर हुआ कुछ? यस सर। और Yes. रेट निकालते कैसे हैं? रेट समझ में आया ना? यहाँ टाइम रेट ऑफ चेंज बोला जाता है इसको, अगर पूरा वैसे करके बोलोगे तो टाइम रेट ऑफ चेंज, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में निकालना है?
उस पर डिपेंड करता है। जैसे वहां पे रेट जो निकाला शुगर और इलायची में, उसमें किसके रिस्पेक्ट में निकाला? मास के रिस्पेक्ट में, पर यूनिट मास लिया हमने। यहाँ पे पर यूनिट टाइम लेंगे। अब ये यूनिट टाइम 1 सेकेंड भी हो सकता है, यूनिट का मतलब 1 होना जरूरी है, यूनिट का मतलब ही होता है 1, पता है ना? तो 1 सेकेंड, 1 आवर, 1 मीटर, कुछ भी ले सकते हैं, 1 मिनट कुछ भी ले सकते हैं, 1 डे। क्लियर है? ऐसा कुछ है, समझ में आ रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेलोसिटी हो जाएगी। और अभी तुम लोगों ने कहा कि पोजीशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब चेंज इन पोजीशन, तो पोजीशन का चेंज भी वेक्टर ही होगा, साफ बात है। वेक्टर वेक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या स्केलर थोड़ी ना आ जाएगा? दो डायरेक्शन वाली क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तुम्हें क्या लगता है बिना डायरेक्शन की हो जाएगी? नहीं होगी। क्लियर है? तो वो भी क्या होगा? वेक्टर। यानी कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी वेक्टर है, मतलब वेलोसिटी भी क्या हो गई? एक वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब इसमें भी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होना जरूरी है। किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? नो सर। नो सर। ठीक है, तो बस यही सब चीजें हैं। और मोशन स्ट्रेट लाइन में अभी डिस्प्लेस हो गई, हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन भी निकाल ली, यानी कि वेलोसिटी भी निकाल ली। यानी कि अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? पोजीशन, चेंज इन पोजीशन मतलब कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी देखी हमने, और ये था पोजीशन, याद है ना? पोजीशन, ये था डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और ये था वेलोसिटी। ठीक, और क्या चीज की जरूरत हो सकती है? सर स्पीड भी देख लिया। स्पीड भी देख लिया, वो तो वेलोसिटी के अंडर ही आ गया, क्योंकि स्पीड में बस यही है कि टोटल डिस्टेंस देखना होता है, यानी कि कितना पाथ कवर किया है, जितना भी कवर किया। ठीक है, और उसको पर यूनिट टाइम देख रहे होते हैं। हो गया? समझ में आ गया ना तीनों? और इसके अलावा क्या देख सकते हैं, क्या जरूरी है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक तरह से देखा जाए तो। क्यों? एक्सेलरेशन होता क्या है पहले तो ये बताओ। वो होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि हम वेलोसिटी को कितने जल्दी जल्दी या धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं। ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, समझ रहे हो? क्लियर है? यस सर। डेल्टा, डेल्टा क्यों? पता है? डेल्टा का मतलब चेंज होता है, इसीलिए लगाते हैं। लेकिन अगर बहुत स्मॉल चेंज होता है तो डेल्टा को डी से रिप्लेस कर सकते हैं। ये तो शायद पिछले भी टर्म 1 वाले उसमें बताया होगा हमने, जहां तक है ना। यस सर। एक्सेलरेशन आरम कह रहा है, अच्छा लेट आया मैसेज। ठीक है, तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया? एक्सेलरेशन। इसमें किसी कुछ डाउट है? नहीं ना? तो यानी कि कितनी जल्दी हम वेलोसिटी को बदल रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, या फिर डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। लेकिन इस केस में हम वो नहीं कर रहे होंगे, ध्यान रखना। डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन वाला चैप्टर है। नेक्स्ट वाले में डायरेक्शन चेंज की बात करेंगे। ठीक है, इसमें हम डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? इसमें हम सिर्फ एक लिमिट तक देखेंगे चीजों को। हो गया? डिस्टेंस को पाथ लेंथ भी बोलते हैं, उसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना भी कवर करेंगे पूरा ही जोड़ना है, जितना जितना है सब, सारा का सारा मेजरमेंट लेना है। ठीक है, पूरा रास्ता। और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? जहां से जहां तक गए, इनिशियल से फाइनल स्ट्रेट में मिला देना है। ठीक है, एक तरह से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस क्या हो जाती है? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? कहीं कुछ डाउट है किसी को? बताओ जल्दी। नो सर। अब आगे चलें, थोड़ा बहुत और देखें। यहाँ पे एक वर्ड आया है रेक्टिलिनियर मोशन। ये कुछ नहीं है, रेक्टिलिनियर स्ट्रेट को ही बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन को ही बोलते हैं, लीनियर और रेक्टी। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन को ही बोला जाता है, दूसरा नाम है। और जितना मोशन की स्टडी हम लोग पढ़ते हैं ना किसी भी चीज की, और सिर्फ मोशन की स्टडी, यानी कि मोशन के बारे में तो सब कुछ देखते हैं, लेकिन उसके कॉज से कोई मतलब नहीं रखते हैं।
तो फिर वो क्या हो जाता है, काइनेमेटिक्स। ठीक है, वो वाली स्टडी को फिजिक्स में नाम मिला हुआ है काइनेमेटिक्स। हर चीज की ब्रांचेस होती है ना, जैसे केमिस्ट्री की ब्रांचेस है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री होती है ना, ऐसे ही फिजिक्स की ब्रांचेस होती हैं। यस तो सर। फिजिक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में मोशन से रिलेटेड हर चीज देखी जाती है, मतलब उसका कॉज भी और सब कुछ, हर तरह का मोशन और हर तरह से देखा जाता है मैकेनिक्स में। ठीक है, लेकिन उसमें भी एक छोटा पोर्शन है जब हम कॉज को नहीं देखते हैं, सिर्फ मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब यही सब कि मोशन, मतलब चेंज पोजीशन में क्या चेंज आया, कितना चेंज आया, कितने टाइम में वो चेंज आया, रेट ऑफ चेंज वगैरह। ठीक है, और कितने टाइम में हम वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं, किस वजह से चेंज हो रही है उसको नहीं देख रहे होते हैं। तो उतना वाला पोर्शन है काइनेमेटिक्स का पार्ट। समझ रहे हो? अब ये काइनेमेटिक्स में तुम्हारे जो चैप्टर्स आएंगे वो ये वाला आएगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और दूसरा नेक्स्ट वाला आएगा मोशन इन प्लेन, और कोई नहीं आएगा। ठीक है, हम्म, और कोई नहीं आएगा इसमें। क्लियर? अब ध्यान देना, यहाँ पे पोजीशन बता दी गई। पोजीशन सबको क्लियर है ना, कि कोई चीज की पोजीशन बताने के लिए दोनों चीजें चाहिए, एक तो ये कि वो कितना दूर है और किस तरफ है, यानी कि डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए। पाथ लेंथ बताने के लिए हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, जितना जो चीज चली है बस हमको ये पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक चलने का निकालना है उसका। ठीक है, एक लिमिट पता होनी चाहिए, स्टार्ट कहाँ से करना है, खत्म कहाँ करना है। तो हम उसके बीच में जो जितना जितना भी चले हैं सबको जोड़ लेंगे, सबके डिस्टेंस जोड़ेंगे, तो पाथ लेंथ आ जाएगी। डिस्टेंस का ही दूसरा नाम है पाथ लेंथ। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट पता चल ही चुका है, कुछ नहीं है, चेंज इन पोजीशन को बोलते हैं, डेल्टा एक्स। अगर एक्स पोजीशन है तो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एक्स, मतलब चेंज इन पोजीशन। कहीं कुछ डाउट यहां तक किसी को? क्लियर बताना। नो सर। और नो हमेशा सर। पोजीशन का चेंज देखने के लिए हम रेफरेंस पॉइंट जरूरी होता है। ठीक है ना? तो एक तो होता है रेफरेंस पॉइंट, और एक होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस थोड़ा बड़ा होता है एक तरह से देखा जाए तो, और उसी में कई रेफरेंस पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अभी सन को देखते हैं अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रह के, लेकिन सन के अलावा भी और चीजों को देखते हैं, और सन को भी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से देखते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे नजर आता है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम है, लेकिन रेफरेंस पॉइंट डिफर कर गए हैं। सोचो, अगर अर्थ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो जितनी भी कंट्रीज हैं अर्थ में वो रेफरेंस पॉइंट हो जाएंगी। समझे? जो कंट्रीज हैं या जो लोकेशंस हैं डिफरेंट तरह की, वो रेफरेंस पॉइंट होंगी अलग अलग अर्थ पे। समझ में आ रहा है? रेफरेंस फ्रेम एक बड़ा स्ट्रक्चर हो जाता है। क्लियर है ना? क्योंकि सोचो, सन की पोजीशन जो तुमको दिखेगी, तुम्हें लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में वही दिख रही है इस समय, नहीं दिखती है ना, सेम टाइम पे अलग दिखती है। क्योंकि क्या चेंज हो गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया या रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गया? बताओ प्रियांशु, तुषार। तो रेफरेंस पॉइंट चाहिए। रेफरेंस पॉइंट। पॉइंट चेंज हुआ ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो वही अर्थ से ही देख रहा है, लेकिन रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गया। क्लियर है? तो इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है। क्लियर है ना सबको? बस थोड़ा आगे चलते हैं। पाथ लेंथ के बारे में भी पता ही है, पता चल चुका है कि बस भाई डिस्टेंस सारी नाप लेनी है, चाहे किसी भी ओरिएंटेशन में कोई गया हो, पूरा नापना है। ठीक है, कंप्लीट जितने भी चला होगा कोई भी चीज। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट भी देख चुके हैं, समझ में आ गया है क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो ना, चेंज इन पोजीशन ही है, डेल्टा एक्स ही डिस्प्लेसमेंट है, देख रहे हो? फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सबको क्लियर? कुछ डाउट तो नहीं? दूसरी बात, जो पोजीशन है, अब जैसे तुम कह रहे थे तो प्रियांशु, कि ग्लास तुमसे 2 मीटर के अप्रॉक्स रखा हुआ है अभी, अब उसको अगर हम 3 मीटर पे रख दें तो चेंज इन पोजीशन पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगी। सबको क्लियर है क्यों पॉजिटिव आएगी? तुषार? यस सर। पक्का ना? फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, 3 - 2 करना पड़ेगा, 1 आएगा प्लस में, मतलब कि पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब समझ रहे हो कि दूर, अगर हमने रेफरेंस पॉइंट चूज कर लिया, अब अगर कोई बॉडी है वो उससे दूर जा रही है तो फिर उसका चेंज इन पोजीशन पॉजिटिव आएगा, और पास आ रही है तो चेंज इन पोजीशन नेगेटिव आएगा। कुछ क्लियर हुआ? एक बॉडी यस सर।
रेफरेंस पॉइंट से जब दूर जा रही है तो चेंज इन पोजीशन जो होगा वो प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा, और पास आ रही है तो चेंज इन पोजीशन नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये एक तरह का कन्वेंशन है और कुछ खास नहीं है। क्लियर? और इससे और भी चीजें हम समझ सकते हैं। दूर जाने से चेंज इन पोजीशन पॉजिटिव, है ना, पास आने से चेंज इन पोजीशन नेगेटिव। तो चेंज इन पोजीशन दूर जाने का अगर पॉजिटिव है तो चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन करेंगे, यानी कि वेलोसिटी निकालेंगे। तो सोचो कोई बॉडी अगर रेफरेंस पॉइंट से दूर जा रही होगी तो उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव दूर जाने में? पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। क्योंकि यही दोनों चीजें हैं जो चीजों को पॉजिटिव नेगेटिव बना सकती हैं। क्या टाइम इंटरवल कभी नेगेटिव होगा, टाइम चेंज इन टाइम? नो सर। नो सर, कभी नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? सर टाइम कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता। नहीं, इसलिए टाइम हमेशा हाँ बताओ तुषार, क्या क्या कह रहे थे? सर टाइम हमेशा पॉजिटिव में होता है। टाइम का चेंज पूछ रहे हैं हम, टाइम नहीं। टाइम नेगेटिव में हो सकता है। हम अगर क्या नाम है, 10 बजे को, आज आज के दिन 10 बजे को टाइम 0 ले लें, लेट कर लें, तो अभी जितना टाइम हो रहा है वो नेगेटिव टाइम है। समझ रहे हो? यस। लेकिन टाइम नेगेटिव हो सकता है, लेकिन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, टाइम का चेंज हम पूछ रहे हैं नेगेटिव हो सकता है कि नहीं? आरम? नहीं नहीं हो बताओ। सकता। नहीं हो सकता सर। नहीं हो सकता, क्यों? नहीं होगा। टाइम का चेंज नेगेटिव क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि ना कोई भी डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो, टाइम तो लगेगा ही। तो नेगेटिव वो होने में क्या दिक्कत है? चेंज होने की बात हो रही, चेंज होने में वैल्यू आ जाए, नेगेटिव हो जाए, वैल्यू तो आ रही है ना, टाइम तो लग ही रहा है, लेकिन नेगेटिव लग जा रहा है तो क्या? क्योंकि सर टाइम में माइनस नहीं लगा सकते ना कहीं, हर हर हमेशा ऐड ही करेंगे। मतलब टाइम को पीछे नहीं लेके जा सकते, अगर सही हाँ तरीके से बोलो तो टाइम वही। आगे ही जाएगा। हाँ, टाइम पीछे नहीं जा सकता, और पीछे जाने से चेंज नेगेटिव आता है ना। तुम्हारे यस। मार्क्स 90 आ रहे हैं, अब 80 आएंगे, पीछे जाओगे तब तो नेगेटिव चेंज आया ना, चेंज चेंज नेगेटिव आया। पॉजिटिव चेंज का यस। मतलब क्या होता है कि 90 से ज्यादा आ गए। ठीक है, एक पॉजिटिव चेंज। चेंज को सिंपल वर्ड में, सिंपल अपनी लाइफ से रिलेट करके देखो। कोई भी अगर बोले कि मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, इसका क्या मतलब समझोगे? कि जो चीजें थी वो बेटर हुई होंगी, मतलब आगे अच्छी हुई होंगी ना, ज्यादा हुई होंगी, कम थोड़ी ना हो गई होंगी। समझ रहे हो? तो ऐसा ही कुछ है, पॉजिटिव चेंज इस तरह का है, और नेगेटिव चेंज का मतलब वो चीजें कम हो गई होंगी। क्लियर है? तो टाइम का चेंज इसलिए नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि हमेशा जो बाद वाला टाइम होगा, मान लो ये T1 टाइम है पहले वाला, ये T2 टाइम है बाद वाला, तो T2 ग्रेटर ही होगा T1 से, क्योंकि टाइम का फ्लो एक ही डायरेक्शन में चलता है। हम टाइम पीछे रिवर्स चला नहीं सकते। हाँ, एक वीडियो में जरूर चला सकते हैं रिवर्स ऑर्डर में। समझ रहे हो? वो अलग बात है। क्लियर? तो इसीलिए टाइम को, टाइम के इंटरवल को नेगेटिव ले नहीं सकते। तो अब क्या बचा जो वेलोसिटी को नेगेटिव बना सकता था? सिर्फ चेंज इन पोजीशन। अब बताओ चेंज इन पोजीशन कब नेगेटिव हो सकता है? जब कोई बॉडी रेफरेंस पॉइंट के पास आ रही है ना, तो वेलोसिटी क्या लेंगे फिर हम? नेगेटिव। किसी को डाउट आ रहा है या समझ में आ रहा है सबको? बताओ। समझ समझ में आ रहा है सर। और प्रियांशु, तुषार? सर क्लियर है। क्लियर है तुषार? यस सर। आरम? आरम पूरा क्लियर है? ठीक है। तो कोई बॉडी रेफरेंस पॉइंट से दूर जाएगी तो चेंज इन पोजीशन भी पॉजिटिव आएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी भी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, सब कुछ क्लियर है ना? ऐसा होगा। क्लियर? ठीक है, तो ये सब सिंपल सी चीजें थी। और कोई चीज रेफरेंस पॉइंट के पास आएगी तो बाद वाला लोकेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो उससे क्या होगा? नेगेटिव चेंज इन पोजीशन आएगा, मतलब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, मतलब नेगेटिव वेलोसिटी। ठीक है, सब कुछ क्लियर? बस यही था।
ये वाले एग्जांपल्स तुम लोग चाहो तो पढ़ सकते हो। हम लोगों ने जो पढ़ा समझा है इन एग्जांपल से और थोड़ा सा क्लियर होगा। ये हम रीड नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और कोई बात नहीं है। इजी है, कुछ ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है। अगर तुम लोगों को बेसिक समझ में आ गया है कि क्या होता है पोजीशन का चेंज, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है। देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द पाथ लेंथ ट्रैवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो वो तो सही बात है, इसमें किसी को कुछ डाउट है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पाथ लेंथ के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या पता कोई बॉडी स्ट्रेट ही गई हो, एक्चुअली स्ट्रेट गई हो यहां से यहां तक, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ दोनों बराबर नहीं आ जाएंगे नापेंगे तो। यस सर। क्लियर है ना। और कोई बॉडी अगर टेढ़ा मेढ़ा गई है, कहीं ऐसे ऐसे गई है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये आएगा स्ट्रेट, ये कम आएगा, छोटा आएगा। और पाथ लेंथ नापेंगे तो ये थोड़ा ज्यादा लंबा आएगा, है ना। पूरा रास्ता पाथ का पूरा लेंथ नापेंगे तो ज्यादा लंबा आएगा। तो वही है, डिपेंड करता है कि कोई बॉडी का डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ सेम है या नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर है, कब होगा ये भी पता चल गया ना, ठीक है। और इसमें कुछ चीजें समझना जरूरी है कि किसी मोशन में अगर कोई बॉडी मूव की है, डिस्प्लेस हुई है, ठीक है, तो पाथ लेंथ कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अगर बॉडी मूव की है, मोशन में आई है बॉडी, रेस्ट से मोशन में आई है बॉडी, या मोशन में है पहले से, तो पाथ लेंथ का जीरो होना पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का जीरो होना पॉसिबल है। समझ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। क्लियर है ये बात सबको यस कि सर। कैसे ऐसा है, ठीक है। तुषार, प्रियांशु, तुम्हें? यस सर। संजीव, आरम, पूरी तरह क्लियर है ना क्यों ऐसा हो सकता है? यस सर, क्लियर है। क्योंकि एक ही पॉइंट से वही पॉइंट पे वापस आ जाएंगे, तो फिर डिस्प्लेसमेंट को जीरो लेना होगा, क्योंकि फाइनल इनिशियल पॉइंट सेम हो गया। तो कहां से कहां जाना है, वहीं से वहीं तक जाना है, मतलब नहीं जाना है एक तरह से। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, लेकिन पाथ लेंथ तो आई ना, क्योंकि वो बॉडी चली तो है। ऐसे ही समझ लो, एक बॉल ले लो, ऊपर उछाल दो, ऊपर जाएगी, वापस नीचे आएगी, हाथ में आ गई। अब हाथ में पहले थी, हाथ में अभी भी आ गई। अगर इस पूरे मोशन को देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो नहीं हो गया। जी। इनिशियल पॉइंट भी हैंड था, फाइनल पॉइंट भी हैंड है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। लेकिन अगर हम इसमें आधे मोशन को देखें तब, यानी कि बॉडी बॉल का सिर्फ नीचे से ऊपर जाने वाला मोशन देखें, ऊपर से नीचे आने वाला ना देखें, तब क्या होगा, सिर्फ ऊपर, पॉजिटिव में होएगा। तब डिस्प्लेसमेंट आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा। सही है ना, क्लियर। और यस सर। पाथ लेंथ दोनों में आएगा। जब जीरो आया था ये, तब भी पाथ लेंथ तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ऊपर भी गया नीचे भी आया, तो पूरा नापेंगे ना, डबल हो जाएगा। पाथ लेंथ तो ठीक ठाक आएगा। तो यही मैटर करता है। और मोशन का भी पूरा एक सिस्टम है, तुम्हें डिफाइन क्लियरली करना पड़ेगा कि तुम्हें कहां से कहां तक का मोशन देखना है। अब ये कहां से कहां तक दो रेफरेंस में देखा जा सकता है। एक तो कहां, कौन सी पोजीशन से कौन सी पोजीशन तक, समझे। और दूसरा कौन से टाइम से कौन से टाइम तक देखना है। समझ रहे हो, जैसे कि तुम लोग एक शहर से दूसरे शहर गए, दिल्ली से मुंबई गए। अब मोशन तो हुआ पूरा दिल्ली से मुंबई, ठीक है, फिर मुंबई से वापस दिल्ली आ गए। लेकिन इसमें कोई जरूरी थोड़ी ना हमेशा पूरा मोशन देखा जाए। हो सकता है अपने काम का मोशन खाली इतना हो कि बीच के किसी शहर से किसी शहर तक का देखा गया हो। समझ रहे हो, जाते टाइम, दिल्ली से मुंबई जाते टाइम सिर्फ दिल्ली से या बीच में कहीं तक के आते का देखा गया हो, किसी दूसरे शहर, बीच का शहर तक का। समझ रहे हो, वो डिपेंड करता है हमेशा। क्वेश्चन में भी डिफाइन होगा कि हम कहां से कहां तक के मोशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो हर बॉडी रुकती है, फिर चलती है, फिर रुकती है, फिर चलती है, वो तो काम चलता ही रहता है। तो ऐसे कोई एंड नहीं है, तो फिर कैसे बताएंगे डिस्प्लेसमेंट जीरो है कि नहीं है ना। ठीक है, अब बॉडी, एक बॉल का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया था, क्योंकि अभी उस बॉल को ऊपर उछाला, फिर कैच किया तो ऊपर गई, वापस हाथ में आई। तो अभी इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है, लेकिन उसके हिसाब से अगर देखा जाए, फिर वो घर भी तो जाएगा बॉल को लेके, फिर तो डिस्प्लेस हो गई बॉल, फाइनल डिस्प्लेसमेंट आ गया उसका। मतलब डिपेंड करता है कि तुम मोशन को देख कहां से कहां तक रहे हो, सब कुछ मैटर करता है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, बस यही है। और ये यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं? यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या यूनिफॉर्म होता है एक मोशन में?
पहली बात तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सॉरी, वो कांस्टेंट, मतलब हाँ कोई भी चीज एक लगातार कंटिन्यूस, नहीं, कॉन्टिन्यूस नहीं होता। लगातार मतलब एक हाँ, कांस्टेंट टाइप। कांस्टेंट कांस्टेंट टाइप कह सकते हो, हाँ कांस्टेंट टाइप कह सकते हो। बात यह है कि कोई चीज चलते हुए भी कांस्टेंट रह सकती है ना, किसी तरह के फॉर्म में, है ना। यस सर। यूनिफॉर्मिटी रुकी हुई चीजों पे भी होती है, यूनिफॉर्मिटी चलती हुई चीजों पे भी होती है। जैसे यूनिफॉर्म ड्रेस भी होती है, वो रुकी हुई चीज की जैसा यूनिफॉर्म है, पैसिव यूनिफॉर्मिटी है वो, है ना। कि स्कूल ड्रेस यूनिफॉर्म, स्कूल ड्रेस को यूनिफॉर्म बोलते ही इसी वजह से, ताकि सब बच्चे एक जैसे लग रहे हैं, है ना। यस। तो वो चलने वाले यूनिफॉर्म जैसा कुछ नहीं है। लेकिन एक परेड होती है, वो परेड में सारे के सारे जितने भी ऑफिसर्स होते हैं या फौजी होते हैं, वो सब एक स्पीड से चल रहे होते हैं, एक डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। ये अलग यूनिफॉर्मिटी है ना। ये रेस्ट वाली यूनिफॉर्मिटी के अंदर तो आता नहीं है। ये कैसा यूनिफॉर्म हुआ? मोशन वाला यूनिफॉर्म। यस सर। क्लियर है? तो यूनिफॉर्म मोशन इसी को बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हमेशा होता है स्पीड कांस्टेंट होना। कांस्टेंट होना, पर क्या कांस्टेंट, क्या यूनिफॉर्म? स्पीड यूनिफॉर्म, स्पीड कांस्टेंट, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, कांस्टेंट। क्लियर? यस सर। कांस्टेंट। तो एक सर्कुलर मोशन भी इसीलिए यूनिफॉर्म हो सकता है, उसमें लिखा होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, चैप्टर भी है या उसके बीच में आएगा, तुम लोगों ने पढ़ा होगा यूनिफॉर्म पेंडुलम सर्कुलर को मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं क्या? पेंडुलम को यूनिफॉर्म, पेंडुलम वाले को यूनिफॉर्म मोशन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसकी स्पीड बदलती रहती है हर समय। स्पीड, बदलते। पेंडुलम के केस में स्पीड सेम नहीं रहती है। यस सर। यस। क्योंकि अगर सेम रही तो जब वो इधर से यहाँ जा रहा होगा तो रुकेगा कैसे? सेम स्पीड रहेगी तो फिर तो चलता रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए, चलता रहना हाँ चाहिए। सर, हाँ सर, सही बताया आप। सीधी बात है। तो रुकता इसीलिए है क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है उसकी, ठीक है। हाँ सर, सही बात है। वही हाँ। चीज है, तो स्पीड कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। लेकिन जैसे कोई भी एक, जैसे मून है, मून रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, तो उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पीड तो कांस्टेंट है ना। सर, लेकिन घड़ी का जो नीडल होता है वो उसको यूनिफॉर्म मान सकते हैं ना? नहीं मान सकते, वो क्लिक क्लिक में चल रहा है इसलिए। अगर वो बिल्कुल कांस्टेंट चले, कुछ घड़ियां आती थी, कुछ पहले आती थी, अभी का नहीं पता यस आती सर। है कि नहीं, जो सर अब भी कांस्टेंट आती चलती है। थी। आती है ना। वो मतलब उसमें सेकंड ऐसे नहीं होते हैं कि झटके झटके सेकंड नहीं बढ़ता है। उसमें वो बस एक सेकंड वाली सुई बिल्कुल रेगुलर चलती रहती है, ओ हाँ बिल्कुल हाँ रेगुलर, सर, पता है ठीक है, पता है। उसको वो यूनिफॉर्म डायरेक्ट बोल सकते हैं। उसमें आवाज नहीं आती है। हाँ, ठीक है, उसमें आवाज भी नहीं आती, सही बात। तो हाँ उसको सर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चलता हुआ बोल सकते हैं। बस खाली स्पीड स्लो है, लेकिन चल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहा है वो, हाँ सर, तो पक्की वो बात है। तो वो तो हल्का सा वाइब्रेट होती है तो स्लो होते होंगे। हाँ, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया वो। और उसमें यूनिफॉर्म क्या है? स्पीड। स्पीड का मतलब कि डिस्टेंस कितनी देर में कितनी चेंज हो रही, बस उतना। लेकिन उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पे जो यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है, उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट की बात हो रही है। और वेलोसिटी का मतलब, वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पीड कांस्टेंट में फर्क क्या है? सर, वेलोसिटी जिसमें डायरेक्शन भी है। हाँ, जिस, तो यस सर। कांस्टेंट का मतलब क्या? डायरेक्शन भी कांस्टेंट। और डायरेक्शन की कांस्टेंट होने का मीनिंग क्या है? कि अगर इधर जा रही है तो वो इधर ही जाएगी, कहीं नहीं मुड़ सकती है। 1 डिग्री आधा डिग्री भी मुड़ नहीं सकती है, समझे? ठीक है, कहीं भी जा यस रही है सर। तो स्ट्रेट लाइन में ही चलेगी। तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने का मतलब बॉडी का एक तो स्पीड भी सेम होना, और उसका स्ट्रेट लाइन में भी चलना। क्लियर है? यस सर, ऐसा, बट स्पीड में वो स्पीड ही बस। हाँ, स्पीड अगर यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन बदल सकती है। जैसे कि सर्कुलर मोशन भी यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है, कब? स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन उसका, अब ऐसे ही समझ लो, कार कोई घुमाना है सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो एक्सेलरेट ना करो, डिसेलरेट ना करो, मतलब ब्रेक मत लगाओ, एक्सेलरेट भी ना करो, एक स्पीड पे ले आओ, और फिर स्टेयरिंग को एक एंगल पे रखे रहो, वो घूमती रहेगी गोल गोल, फील्ड होनी चाहिए बस खुली, वो गोल गोल घूमती रहेगी, ठीक है। ऐसे ही समझ लो, उसमें स्पीड चेंज नहीं होगी ना, तुम देख सकते हो मीटर पे स्पीड चेंज नहीं हो रही होगी, लेकिन सर घूम रही है तो सर्कुलर मोशन कर रही है। क्लियर? सबको समझ में आ गया? यस सर। अब बात आती है इन ग्राफ्स की। ये सर ग्राफ्स, अगर सर, एक हाँ मिनट सर, अगर हम फील्ड में कोई बड़ा सा सर्कल बना देते हैं, ठीक है। हाँ, फील्ड में कोई बहुत बड़ा सा सर्कल, बहुत बड़ा रेडियस लेके सर्कल बना देते हैं, ठीक है। हम्म, और कार को वही सर्कल पे रखते हैं,
और वो स्टीयरिंग जब बताया जो उसको ऐसे करके अपना कांस्टेंट, तो वो मतलब लाइन पे ही चलेगा कि लाइन से बाहर भी हो सकता है, मतलब वो मतलब सर्किल पे ही चलेगा कि सर्किल से बाहर भी हो सकता है कुछ देर के बाद। बात यह है कि तुम्हें एंगल सही रखना पड़ेगा, नहीं तो सर्कल से बाहर हो सकता है। एंगल बिल्कुल एक्यूरेट रखना पड़ेगा, जो उसका टर्निंग एंगल है, कितने एंगल पे टर्न करना है और कितनी देर में करना है। मतलब वो कितनी स्पीड पे रहना है एक पर्टिकुलर उतने एंगल में टर्न करने के लिए। क्योंकि अगर तुम स्पीड बदलोगे, जैसे कि तुम 10 मीटर पर सेकेंड पे उस 10 किलोमीटर पर आवर पे उस सर्कल में घूमना चाहते हो, तो टर्निंग एंगल अलग होगा। और अगर 20 किलोमीटर पर आवर से घूमना चाहते हो तो टर्निंग एंगल अलग होगा, जो तुम्हारा जो स्टेयरिंग का एंगल होगा वो अलग अलग होगा। स्पीड के ये होता है ना, क्या? स्पीड के प्रोपोर्शन होता है ना। हाँ, वही चीज है ना कि तुम अगर उतना ही एंगल घूम रहे हो, अब ऐसे ही समझ लो कि होता नहीं है, जैसे घर में है, बाइक खड़ी बाहर, ठीक है, अब जिस यस। ओरिएंटेशन में खड़ी है, जिस डायरेक्शन में, हमको सड़क के दूसरे डायरेक्शन में जाना है, तो पहले घुमाते हैं फिर चलते हैं। लेकिन घुमाते हैं स्टार्ट करके, तो तब हम लोग कुछ मान लो 5 किलोमीटर पर आवर पे लेके घुमा लेते हैं। तो यस सर। कितने और थोड़ा एंगल मतलब उसको टर्न करते हैं, घूम जाती है। लेकिन क्या 50 किलोमीटर पर आवर पे ही उतना ही एंगल घुमाने से क्या सेम रेडियस के सर्कल में बाइक घूमती है क्या? नहीं। नो वो सर। तो बहुत लंबा ले लेगी, वो बहुत लंबा सर्कल ले लेगी, यही तो बात है। यही यहाँ यस। पे इसीलिए हम कह रहे हैं कि डिफरेंट, अगर तुम स्पीड लोगे तो वो डिफरेंट आएगा, अलग अलग आएगा। यस। ठीक है, ओके सर। क्लियर है ना? यस सर, बड़ा दिन से कंफ्यूजन था ये। हम्म। नहीं, ऐसा होता है, दोनों को मेंटेन रखना पड़ता है, दोनों का एक पर्टिकुलर बैलेंस है। प्रैक्टिस करते करते वो कुछ लोगों को बैलेंस बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, मतलब प्रैक्टिस करते करते वो आ जाता है, हैबिचुअल हो जाते हैं। हाँ ठीक सर, है, वो तो कुछ ना कुछ वही। तो फॉलो करना होगा। वही चीज है। और बाकी तुम कैलकुलेटिव वे में भी उसको सही कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होता है कि जितनी चीजें हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं उससे कई ज्यादा नई चीजें भी वहाँ होती हैं, कि तुमने वो सर्कल कौन सी तरह की फील्ड पे बनाया है, वहाँ घास है कि नहीं है, फ्रिक्शन में कितना हाँ वो है, सर, टायर हाँ कितने अच्छे सर। हैं खराब है, वो बहुत बातें होती है। इसीलिए ये वो प्रैक्टिकल वे तो में थोड़ी बहुत चीजें बदल जाती हैं। तुम कैलकुलेशन में कुछ निकालोगे कि मान लो 20 किलोमीटर पर आवर के लिए इतना एंगल परफेक्ट है, लेकिन वो वहां पे प्रैक्टिकल सिनेरियो में थोड़ा सा बदल जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल सिनेरियो में कार कौन सी है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजों से चीजें चेंज हो जाएंगी। यस। ठीक है, बस यही है। अब आए यहाँ पे, अब बताओ ये ग्राफ वगैरह किसको क्लियर है? पहली बात तो अभी हम कितने किसके किसके बीच में बनेगा, तो ज्यादातर हम टाइम के रिस्पेक्ट में सब चीज को ग्राफ देखते हैं। ग्राफ पहली बात तो बताता क्या है, हम क्यों ग्राफ वगैरह देखते हैं, काम क्या है इसका? सर ये फीलिंग देता है सर। फीलिंग देता है। और प्रैक्टिकल सिनेरियो, प्रैक्टिकल यूज, फीलिंग तो चलो ठीक है, किसी को मतलब नहीं भी एक लेनी होगी एक फीलिंग। अच्छा समझने का एक तरीका है। हाँ, पर क्यों टेक्निकली क्यों? एक होता है कि ठीक है फीलिंग देता है, वो तो हो गया कि इमोशन से जुड़ा हुआ है, मान लो कोई नहीं जोड़ना चाहे इमोशन से, फिर भी उसको यूज करना ही पड़ेगा। तब ऐसा क्या है ग्राफ में, यस। ऐसा क्या है ग्राफ में, कोई बताएगा? आरम, यस सर। क्या है ऐसा ग्राफ में? सर इससे रिलेशन का पता चलता है किसी टाइम। तो वो तो सिंपल इक्वेशन से भी पता चल जाता है, तो ग्राफ की क्या जरूरत ग्राफ से सर अच्छा पता चलता है कुछ। है? क्या पता चलता है? अच्छा पता सही चलता से सर, सही से ये पता चलता है जो मतलब इसके बढ़ने से वो कितना बढ़ रहा है, जो ऐसे रिलेशन को मैंने। है? देखो, ग्राफ से बहुत सारा डेटा, बहुत सारा डेटा एक छोटी सी फोटो में आ जाता है। यस सर। छोटी सी फोटो, ग्राफ जिसको बोलते हैं, एक बहुत सारा डेटा लाया जा सकता है। तुम 1 महीने का भी कोरोना का ग्राफ बना सकते हो, तुम 1 साल का भी बना सकते हो, तुम 10 साल का भी बना सकते हो, और 1,000 साल का भी बना सकते हो। कोरोना का नहीं तो किसी और डिजीज का, पर बना सकते हो। ठीक है, एक कंप्लीट डेटा एक छोटे से फोटो में, और वो भी मुश्किल से 10 सेकंड कोई उस फोटो को देखेगा तो मोस्ट ऑफ द चीजें उसको भी समझ में आ जाएंगी, जिसको ग्राफ देखना आता है बस। और ग्राफ देखना आसान भी बहुत होता है, बिल्कुल इतना मुश्किल नहीं होता, कोई भी समझ सकता है ग्राफ के पॉइंट्स का मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ग्राफ इंपॉर्टेंट है। और जितना भी तुम, अगर तुम लोगों ने मूवीज वगैरह ज्यादा देखी हैं, तो उसमें अगर बिजनेस के प्रेजेंटेशन दिए जाते हैं तो कभी भी देखना ग्राफ्स का यूज बहुत किया जाता है। उसका रीजन यही है कि फटाफट से बहुत लंबा चौड़ा डेटा सामने रख दिया जाता है, जिससे जिसको देख के कई बार लोग चौंक भी जाते हैं कि अच्छा ऐसा चल रहा है, देखने में तो पता नहीं चल रहा है। ठीक है, जैसे अभी अगर यस। कोरोना के अलावा किसी और डिजीज का तुम लोग ग्राफ देख लो, तब भी तुम लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा।
चेक कर लेना कि कोई और जैसे डिजीज है जो Yes, कि sir. अभी फिलहाल सिंपल मानी जाती हो या कुछ ऐसे, लेकिन ज्यादातर लोगों उसने को, रिसेंटली शेयर मार्केट हाँ, आपको जिसकी वजह शेयर से डेथ डेथ कितना हो रहा है पर ईयर और पूरी दुनिया में कितने हो जाते हैं, तो तुमको लगा कोरोना तो मजाक है, ठीक है। तो वो Yes, तुमको sir. इतनी जल्दी वो चीजें बता देता है जो चीजें पता करने में तुमको टाइम लगेगा, उसको पढ़ के समझने में तुमको टाइम लगेगा, ठीक है, पढ़ के या कैलकुलेट करके Yes, समझने में। तो ग्राफ बहुत तेज बताता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट तो है ना, तो फिर पढ़े, इंपॉर्टेंट है तो पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे हम yes, लोग sir. जितनी भी क्वांटिटीज देख चुके हैं, जैसे कि पोजीशन, ठीक है, वेलोसिटी या पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम पोजीशन की कैटेगरी में डाल देते हैं, इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है क्या, पोजीशन का चेंज ही है, कोई बहुत अलग से नया तो कुछ है नहीं, चेंज इन पोजीशन ही डिस्प्लेसमेंट है। तो पोजीशन रखो यहाँ पे, चाहे डिस्प्लेसमेंट रखो यहाँ पे, लगभग सेम बात है, ठीक है, ज्यादा कुछ अलग नहीं है। तो एक तो हम पोजीशन का ग्राफ देखेंगे, ठीक है, दूसरा हम वेलोसिटी का ग्राफ देखेंगे, तीसरा हम एक्सेलरेशन का ग्राफ देखेंगे। क्लियर है, कुछ डाउट? किसके साथ देखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, टाइम के, यानी कि टाइम के साथ पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, टाइम के साथ एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रहा है किसी चीज का। क्लियर है? ये वाला बहुत इजी होगा क्योंकि तुम लोगों में कोर्स में वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात नहीं की गई है, एक्सेलरेशन को बढ़ाने घटाने की कोई बात नहीं की गई है, फिक्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा। वेलोसिटी चेंज होगी, पोजीशन चेंज होगा, लेकिन एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ सबसे इजीएस्ट ग्राफ रहेगा, लेकिन सबसे समझने वाले यही दोनों ग्राफ है, पोजीशन टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर है सबको ये बात? तो अब सब लोग ठीक से ध्यान देना, किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हो तो अभी पूछ सकता है, ठीक है। देखो, तो पहला है पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, पहला हम लोग यही देख रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। क्लियर है? पोजीशन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वाई एक्सिस पे एक्स रख देते हैं, और एक्स एक्सिस पे ज्यादातर टाइम रहेगा, क्योंकि जो ग्राफ ऐसे करके होता है वाई एक्स वाला, उसमें होता क्या है, हम एक्स के चेंज के साथ वाई का चेंज ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमें टाइम के चेंज के साथ पोजीशन का चेंज ऑब्जर्व करना है, इसीलिए टाइम का चेंज एक्स में रखा है और पोजीशन का चेंज वाई में रखा है। कुछ डाउट किसी को? नहीं ना? ओके। अब ग्राफ में होता क्या है, चीजें देखी कैसे जाती हैं, पॉइंट्स होते हैं कि जैसे मान लो अगर ये टाइम सेकंड में लिया जा रहा है, तो 10 सेकंड पे, ठीक है, वाई और एक्स का तुम लोगों को कोऑर्डिनेट निकालना आता था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसने किसने पढ़ी? सर मैंने। सबने पढ़ी है, सबने पढ़ी होगी जहां तक। तो Yes, उसमें sir. पॉइंट की लोकेशन निकालते थे ना, किसी भी पॉइंट की, जैसे ये पॉइंट कहाँ पे है कैसे पता चलेगा, बताओ। सर एक्स वाई, हाँ, लेकिन एक्स की वैल्यू और एग्जैक्ट वाई। पता कैसे चलता है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं एक्स एक्सिस पे, तो एक्स का कोऑर्डिनेट मिलता है, वाई और परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं वाई एक्सिस पे, वाई तो वाई एक्सिस का पे। कोऑर्डिनेट मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। मान लो ये पॉइंट मिला x1, मींस ओरिजिन से ये x1 डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया x1, x का कोऑर्डिनेट, और हमेशा x कॉमा y में लिखते हैं, ये ओरिएंटेशन चेंज नहीं करना है, ध्यान रखना, y कॉमा x नहीं लिखना है। क्लियर है? पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, उसके बाद वर्टिकल एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, सब लोग ध्यान रखना, x कॉमा y में लिखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे x है x1 और y कोऑर्डिनेट है मान लो y1, तो x1 कॉमा y1 में हम इसको कोऑर्डिनेट्स को लिख सकते हैं। तो खुद सोचो यहाँ पे चेंज क्या आ जाएगा, मैथ्स में चीजें बस रैंडम ए बी सी डी एक्स वाई जेड में ले ली जाती हैं, फिजिक्स में वही सब चीजें कोई प्रैक्टिकल किसी सिनेरियो के लिए ली जाती हैं। जैसे एक्स लिया गया है तो उसका प्रैक्टिकल वर्ल्ड से मतलब है वो पोजीशन है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में पोजीशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। टी लिया गया है इसमें तो वो टाइम है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, तो मतलब बस इतना ही फर्क तो आएगा ना, तुम खुद सोचो। क्लियर हो रही बात सबको? यस सर। अब जैसे एक ग्राफ है ऐसे ऐसे, ठीक है, हमें नहीं पता कुछ भी, ऐसे ग्राफ है, तो अगर हम पूछे 10 सेकेंड पे पोजीशन क्या है, ये ग्राफ है किसी ऑब्जेक्ट का, वो चल रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है,
ये उसका ग्राफ है, उसके चलने का ग्राफ है। तो 10 सेकंड में उसकी पोजीशन क्या है, तो हम 10 सेकंड से परपेंडिकुलरली जाएंगे, इस पॉइंट से परपेंडिकुलरली ऊपर जाएंगे ग्राफ पे, जहां पहुंचेंगे ग्राफ पे वहां से फिर परपेंडिकुलरली जाएंगे y एक्सिस यानी कि वर्टिकल एक्सिस, मतलब जो कि यहाँ पे पोजीशन एक्सिस है x, वहां पहुंचेंगे और जो भी पोजीशन होगी वो बता देंगे कि 10 सेकंड पे बॉडी कहाँ थी, यहाँ थी, मान लो ये आ रही है 18, जो भी। इसमें कहीं किसी को डाउट है? आरम, संजीव, प्रियांशु, नो सर, नहीं सर। तुषार? नो सर। नो सर। तुषार नहीं है ना? आरम नो सर। नहीं, आरम क्लियर है? क्लियर है सर, बोलो। ठीक है, यस सर। चलो। तो ये बातें हम समझ पा रहे हैं कि तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही है, ठीक है। फिलहाल यहाँ ग्राफ कैसा बना हुआ है? ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, ठीक है, ये बना हुआ है ब्लू वाला। तो इस पे हम डिफरेंट टाइम पे, ये टाइम लिखे हुए हैं 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड एंड सो ऑन। अलग अलग टाइम पे हम पोजीशन चेक करें ग्राफ पे। तो 0 से चलते हैं। 0 पे पोजीशन क्या है? 40 है, क्योंकि हमें ग्राफ पे ही तो जाना है ना। ग्राफ चाहे जैसा भी बना हो, हमें ग्राफ पे पहुंचना होता है, ध्यान रखना, ग्राफ पे पहुंचना होता है। तो ग्राफ हॉरिजॉन्टल बना हुआ है तो हमको ग्राफ पे यहां पहुंचना है। 0 टाइम पे पहुंचना है तो 0 टाइम पे वर्टिकली चले जाओ ऊपर। समझ रहे हो सब लोग? तो 0 टाइम पे इसकी पोजीशन क्या है बताओ, कोई भी 40। बताओ। 40। इससे सब लोग अग्री हो? तुषार? यस सर। 40 है ना। 10 सेकंड पे पोजीशन क्या है? 40 सर। 10 पे भी 40 है, कुछ डाउट नहीं है ना। और 20 पे पोजीशन क्या है? सर 25 40। यानी कि दिख रहा है कि सब पे 40 ही आने वाली है, चाहे बीच में भी कोई निकाले 35 पे या किसी पे। इससे समझ में क्या आता है? एक तो है कि ये डेटा लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ में अगर ये बोल रहे हैं, अगर तुम किसी को बोलो कि एक बॉडी है या एक कोई इंसान है, वो हमने एक टाइम पे देखा तो मेरे सामने 40 मीटर पे था, ठीक है, और 10 सेकंड बाद देखा तब भी वो 40 मीटर पे था, 20 सेकंड बाद देखा तब भी वो 40 मीटर पे था। तो इससे पता क्या चलेगा वो दूसरा वाला इंसान क्या समझेगा? वो कांस्टेंट। 0 है सर। ये हाँ, कांस्टेंट है। आरम क्या कहा? 0 है सर, वेलोसिटी। वेलोसिटी 0 है, स्पीड वेव। और यहाँ पे पोजीशन पहले बतानी है, उसके बाद वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। पोजीशन के बारे में क्या पता चलेगा? सर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, 0 डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट 0 है, यानी कि पोजीशन चेंज नहीं हुई है ना। नो चेंज इन पोजीशन, क्योंकि पोजीशन है उसकी कुछ, एक्स की वैल्यू 0 नहीं है, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 है। ध्यान रखना, एक्स की वैल्यू तो कुछ है ना, वो 40 मीटर दूर था ना रेफरेंस पॉइंट से, शुरू से ही 0 सेकंड पे ही, ठीक है। सोचो अगर रेफरेंस पॉइंट तुम लोग खुद हो तो तुमसे 40 मीटर दूर है वो बॉडी, मीटर में लिया गया ना इसको। क्लियर है? यस सर। तो इससे क्या पता चला? डिस्प्लेसमेंट 0 है। इसका मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर एक पोजीशन टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब है कि पोजीशन चेंज नहीं हो रही होगी, नो चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, बॉडी रेस्ट पे है, एक वर्ड में बोले तो रेस्ट वाला सिनेरियो ऐसा दिखाया जाएगा। किसके लिए? किसमें? पोजीशन टाइम में। लेकिन सेम रेस्ट दिखाने के लिए हमको वेलोसिटी टाइम में हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बनानी है, ध्यान रखना, ठीक है। उसमें कुछ और बात हो जाएगी, उसमें इस हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब कुछ और निकलेगा, यानी कि हम सेम ग्राफ बनाए लेकिन बस हम यहाँ वेलोसिटी ले लें और यहाँ टाइम ले लें। जैसे यहाँ पे एक्स पोजीशन था और यहाँ पे टाइम था, तो हमने बस यहाँ पोजीशन की जगह वेलोसिटी ले ली, तब हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो इसका मीनिंग अलग होगा, इसका ये रेस्ट वाला मीनिंग नहीं है। इससे पता चल रहा है कि ये रेस्ट पे है, इससे नहीं पता चल रहा है कि ये रेस्ट पे है, रेस्ट पे नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही है सबको? क्लैरिटी है? तो पहली बात तो ये कि ग्राफ का डिजाइन देख के खाली हम ये नहीं बता सकते कि हर बार सेम ही काम हो रहा होगा, ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल लाइन तो रेस्ट था तो वहां पे भी रेस्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बात आई समझ में?
हाँ, यस अगर सर। ये भी सेम है कि पोजीशन टाइम में तुमने हॉरिजॉन्टल लाइन को रेस्ट देखा था, तो एक्चुअली हर बार पोजीशन टाइम में हॉरिजॉन्टल लाइन रेस्ट ही होगी। जैसे एक बॉडी मान लो ऐसे थी, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल बनने लगा उसमें, तो मतलब रेस्ट पे आ गई। फिर चली, फिर हॉरिजॉन्टल बनने लगा, मतलब जितना जितना हॉरिजॉन्टल बन रहा है उतने उतने टाइम के लिए बॉडी रेस्ट पे है। इतने इतने टाइम के लिए बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। इसमें कहीं कुछ डाउट नहीं है। क्लियर हुआ ना सबको क्या बात हो रही है? ठीक। यस सर। आरम, यस तुम्हें ग्राफ क्लियर मतलब सही से देखना आता है? मतलब सारे ग्राफ, वी टी एक्स टी और ये सब? हाँ, आवाज कट रही है तुम्हारी आरम। पैराग्राफ नहीं आते थे। अच्छा, ग्राफ उतना सही से नहीं आता है, ठीक है। तो समझना सब लोग बहुत ध्यान से। एक गलती जो ज्यादातर लोग ग्राफ को करते टाइम करते हैं, मोशन वाले ग्राफ को खासकर, क्योंकि और कोई ग्राफ में ये गलती होने के चांसेस नहीं होते हैं, इस ग्राफ में ये गलती होने के चांसेस कुछ ज्यादा ही होते हैं। एक्सटी की बात नहीं कर रहे हैं, इस पूरे चैप्टर में जितने ग्राफ है, ठीक है, या इसके नेक्स्ट चैप्टर में भी। उसका दो रीजन है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनी है तो हम लोगों को लगने लगता है ये पाथ है। हम अभी पाथ लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, समझना ठीक से। हम लोगों को लगने लगता है बॉडी चल ही ऐसे रही है, सीधा सीधा हॉरिजॉन्टली जा रही है, समझ रहे हो? यहाँ पे ऐसे है तो हम लोग को लगता है बॉडी ऐसे जा रही होगी, ऐसे ऐसे है तो हम लोग को लगता है बॉडी भी ऐसे ऐसे जा रही होगी। लेकिन कभी भी ग्राफ का डिजाइन देख के पाथ डिसाइड नहीं किया जा सकता है, हमेशा ध्यान रखना। समझ रहे हो तुम लोग? यानी कि यस सर। एक्सटी ग्राफ में ऐसा ऐसा डिजाइन भी मिले तो भी वो स्ट्रेट लाइन मोशन का ग्राफ हो सकता है, यानी कि बॉडी एक्चुअली स्ट्रेट लाइन मोशन में ही चल रही होगी। समझ रहे हो ना? स्ट्रेट लाइन ही चल रही होगी। ये ग्राफ का डिजाइन तुमको बॉडी यस का सर। एक्चुअल मूवमेंट कभी नहीं बताता है। ये गलती होती है बार बार, दिमाग कहता है कि इसको डिजाइन समझ लो, इसको बॉडी का मूवमेंट समझ लो। यहाँ पे तो नहीं लग रहा होगा, यहाँ पे लगेगा कि ये बॉडी ऐसे जा रही है, घूम रही है, टर्न ले रही है। वो नहीं सोचना है, ये सोचने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। सबको क्लियर है? संजीव, आरम, प्रियांशु, तुषार? यस सर, क्लियर है, क्लियर। सब क्लियर है ना? तो ये गलती नहीं करनी, ध्यान रखना, ये गलती से बहुत ज्यादा गलत होता है क्योंकि दिमाग फिर दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। क्लियर? तो चलो इतना समझ में आया, एक सिंपलेस्ट ग्राफ समझ में आया कि एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन अगर एक एक्सटी ग्राफ में बन रही है, इसका मतलब बॉडी एक फिक्स लोकेशन पे है, मतलब रेस्ट पे है बॉडी, कंफर्म है। क्लियर? और यस अब सर। अब कुछ ऐसा देखते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन नहीं देखते हैं, स्ट्रेट लाइन ही देखते हैं लेकिन थोड़ा किसी एंगल वाला देखते हैं। चलो तो ये वाली स्ट्रेट लाइन देखते हैं, ये वाली। तो ये स्ट्रेट लाइन एंगल पे है, कुछ एंगल बना रही है। किससे? दोनों से बना रही है, एक्स मतलब वर्टिकल एक्सिस से भी और हॉरिजॉन्टल एक्सिस से भी। लेकिन कुछ नहीं बोलूंगा, घर में बहुत आवाज। ठीक है, कोई बात नहीं संजीव, ठीक है, ठीक है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि ये लाइन दो एंगल बना रही है, एक ये और एक ये, इन दोनों से, एक्सिस से। लेकिन हमेशा हमारे लिए प्रायर एंगल होता है ये वाला, जनरली हॉरिजॉन्टल वाले से। इसलिए क्योंकि ये लाइन का स्लोप निकालने के भी काम आता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, रीजंस होती है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम हमेशा लेते हैं। अब देखो ये एक्स लिखा है, इसका मतलब ये मत समझना हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस बोलेंगे, ध्यान रखना मैथ्स के कन्वेंशन के हिसाब से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। और राइट वर्ड पॉजिटिव होती है ना, लेफ्ट साइड नेगेटिव होती है। तो राइट साइड से इस लाइन का एंगल इतना है, समझ रहे हो? ऐसा कुछ है, ठीक। तो अब हम देखते हैं कुछ ऐसा वाला ग्राफ। इसमें अगर हम मान लो ले लें कहीं 10 20, तो जीरो पे पोजीशन क्या है ग्राफ, मतलब जीरो पे, हाँ ठीक है, पोजीशन क्या है जीरो टाइम पे? जीरो। सब लोग क्लियर हो, अग्री हो? जीरो टाइम पे पोजीशन जीरो है, ये टाइम है, ये पोजीशन। और मान लो 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड पे पोजीशन ये होगी। ये जो हम बना रहे हैं यस इस पे सर। बहुत ज्यादा गौर करना सब लोग ध्यान से, कि कैसे देखा जाता है या बनाया जाता है, जिसको भी पहले से ठीक से नहीं पता है कि ग्राफ हम देख कैसे रहे हैं कि इस पॉइंट पे इतने पे आ रहा है। तो कोई भी पॉइंट है, कोई भी एक्स में पॉइंट है, उससे पहले वर्टिकली ग्राफ पे जाओ, ग्राफ का जो पॉइंट मिले उससे फिर हॉरिजॉन्टली वाई पे जाओ, तब तुमको मिलेगा
कि इस टाइम पे इतनी पोजीशन है, ये है सिस्टम देखने का। या फिर अगर ये वेलोसिटी है तो इस टाइम पे इतनी वेलोसिटी है। क्लियर है? ये मैटर है बस। तो हम मान लेते हैं 10 पे इतना कुछ है पोजीशन, कुछ x1 नाम दे देते हैं। तो 10 सेकेंड पे पोजीशन क्या है? x1। कुछ डाउट? ठीक है, 20 सेकेंड ले लेते हैं। x2 ये पोजीशन हो गई। उस पे कुछ मान लेते हैं समथिंग x2। तो ये दो टाइम पे दो पोजीशंस हमने ली। अब एक क्लियर बात बताओ तुम लोग कि x1 और x2 के बारे में कुछ बताया जा सकता है? इन दोनों में से छोटा बड़ा कौन है? सर x2 बड़ा होगा। सर x1 छोटा होगा। अच्छा, ये दोनों अलग बातें हैं। ठीक है, x1 छोटा होगा, x2 बड़ा होगा, ये तुम लोगों ने कहा। किस बेसिस पे कहा? कैसे श्योर हो इस बात पे? सर वे 20 से x2 पे जा रहा। तो इसलिए x2 बड़ा है। प्रियांशु, तुम क्या कह रहे हो? सर y कोऑर्डिनेट पर जो हमारी नंबरिंग या मीटर्स हैं वो इंक्रीज ऑर्डर में होते हैं। ये हाँ, x कोऑर्डिनेट है, प्लस प्लस अपवर्ड कोऑर्डिनेट है, मतलब पॉजिटिव। ओरिजिन से दूर जाएंगे, अपवर्ड जाएंगे वर्टिकल, तो ज्यादा आएगा ना पोजीशन, लोकेशन। अगर मान लो ये यस सर। इसकी वैल्यू 5 थी, तो ये x2 5 से तो ज्यादा ही कोई नंबर आएगा ना। सीधी सी बात है, क्योंकि उसके यस सर। आगे जा रहे हैं। तुषार, समझ में आया? इस वजह से ऐसा है। ये 20 और 10 से कोई अंदाजा नहीं लगने वाला। ठीक है, क्योंकि अभी हम ग्राफ ऐसा बना देंगे तो फिर सारा मामला बदल जाएगा। 0 पे की ये था, 10 पे लोकेशन ये होने लगेगी। ठीक है, क्लियर? तो x1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा। समझे? तब बदल जाएगी बात, तब x1 बड़ा हो जाएगा x2 से। सबको समझ में आ रहा है ना कि ये क्लियर कट ऐसा ही क्यों है? तो x1 छोटा है x2 से, x2 बड़ा है क्योंकि वो x2 आगे है। उसमें वर्टिकली ऊपर जाने का मतलब आगे जाना है ना, हॉरिजॉन्टली राइट जाने का मतलब आगे जाना। सीधा सीधा हिसाब। क्लियर? तो x2 बड़ा है x1 से, यानी कि चेंज इन पोजीशन पॉजिटिव आ रही है। डेल्टा x क्या होता है? x2 माइनस x1। फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना। टाइम तो फाइनली यस 10 सर। से 20 ही जाएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे चेक करके देखो जरा, x1 को राइट लेके जाओ, जैसे इक्वल में करते हैं ना, वैसे x1 को राइट लेके जाओ तो क्या होगा? यहाँ क्या बचेगा? 0। और राइट में क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, क्योंकि यहाँ प्लस था तो राइट में जाके माइनस हो जाएगा। और x2 माइनस x1 को क्या लिखा जा सकता है? डेल्टा x। साइन यही लग रहा है। तो क्या आया? डेल्टा x ग्रेटर देन 0 आया ना। डेल्टा x की तरफ माउथ ओपन है, दिख रहा है ना, ग्रेटर है वो यस सर। 0 से। यानी कि ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या? डेल्टा x क्या आया? पॉजिटिव। और अभी पीछे सारी बातें हुई हैं कि अगर डेल्टा x पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि चेंज इन पोजीशन पॉजिटिव, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन भी पॉजिटिव, मतलब कि वेलोसिटी भी पॉजिटिव। क्लियर है सबको? वेलोसिटी पॉजिटिव है इस ग्राफ के लिए। समझ रहे हो ना? बॉडी दूर जा रही है। यस सर। सबको क्लियर है अच्छे से? यस सर। ठीक है, आगे चले। बॉडी दूर जा रही है तो क्लियर है। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालें, यानी कि डेल्टा x निकालें, तो क्या आएगा? x2 माइनस x1, है ना। यानी कि जो वेलोसिटी है वो हम निकालें तो क्या आ रहा है? x2 माइनस x1, क्योंकि डेल्टा x बाई डेल्टा टी तो होता है ना वेलोसिटी। ठीक है, यस सर। तो डेल्टा x क्या है? x2 माइनस x1। ये भी टाइम t2 वाला होगा, बाद वाला टाइम, ये टाइम पहले वाला t1, तो इसको लिख सकते हैं t2 माइनस t1। क्लियर है? और जरा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, ये p है, ये q है, तो p का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं हम? p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं? सर 10, x1। हाँ, या तो 10 x1, या अगर उसके कन्वेंशन वाले में देखें तो t1 x1। सही है, उसके t1 के हिसाब से। और q को क्या बोल सकते हैं? t2 x2। इसमें किसी कुछ डाउट है कि पॉइंट की लोकेशन यही हो जाएगी? पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैथ्स के हिसाब से x, y होता है ना, तो x में कहाँ है? t2 पे। q और y में कहाँ है? x2 पे। तो t2, x2 हो जाएगा। कहीं कुछ डाउट है यहाँ पे किसी को?
नो सर। नो सर। ठीक है, तो एक बात बताओ कि ये कहीं कुछ देखा देखा है? स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला किसको किसको याद है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हमको याद है सर। याद है? और किसी को याद है? लाइन का स्लोप क्या होता था? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता था। स्लोप ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा, कोई भी लाइन है उसका एक स्लोप होता है ना? तो क्या आता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x1। तुषार याद है तुम्हें? यस सर। पक्का? प्रियांशु? सर आप मुझे स्लोप बता सकते हैं एक बार क्या होता है, क्योंकि मैंने 11th में पढ़ा नहीं है बिल्कुल। 11th का नहीं है, स्लोप 10th का है। देखो, कोई भी लाइन होती है, अगर वो एक्स वाई एक्सिस में कहीं पे है, मतलब एक्स वाई प्लेन पे कहीं पे ये एक लाइन है, रैंडम लाइन ले ली, ठीक है, ये वाई है, ये एक्स है, तो इस लाइन का हॉरिजॉन्टल से जो इंक्लिनेशन होगा, तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसके आसपास कहीं भी बना लेते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स के पैरेलल लाइन, ठीक है, तो उससे जितना इंक्लिनेशन होगा, मतलब कि थीटा, उसका टैन ले लेने से जो वैल्यू आती है वही स्लोप होती है। स्लोप ऑफ लाइन, ढाल एक तरह से हिंदी में बोल सकते हैं, इससे पता चलता है। क्लियर है? इंक्लिनेशन को वैसे बोलते हैं ढाल, लेकिन फिर भी कुछ बात समझ में आई? इस एंगल का टैन ले लेने से स्लोप आ जाता है, ठीक है। यस सर। एक तो ये चीज हो गई, लेकिन इसका टैन थीटा आता कितना है? तो वो कोई भी दो रैंडम पॉइंट्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं उसके ऊपर और निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखना हम कैसे निकालेंगे। हमने ये पी क्यू पॉइंट सेलेक्ट किए हुए हैं, तो हम इससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल बना, ये लाइन वर्टिकल चल रही है ना, और ये लाइन हॉरिजॉन्टल चल रही है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? 90। अगर इस पॉइंट को हम आर नाम दे दें और इस ट्राइंगल को थोड़ा बड़ा बनाए हम, क्योंकि तुम लोगों को कंफ्यूजन होगी, इसलिए इस ट्राइंगल को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। यहाँ 90 बन रहा है, ये आर है, ये क्यू है और ये पी है, सही है। तो और यस सर। ये एंगल हॉरिजॉन्टल से वही वाला एंगल है जो यहाँ पे हमने बताया है, लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल, ये वाला थीटा, है ना, ये। यस सर। और हॉरिजॉन्टल से वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखा जाता है, ध्यान रखना, ऐसे इधर से, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से एंगल तो ये भी है, लेकिन वो नहीं देखेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखते हैं, यानी कि राइट एक्स एक्सिस से। क्लियर? किसी भी लाइन का। तो ये एंगल हो गया थीटा। तो अब इसका टैन थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ? क्यू आर अपॉन पी आर, परपेंडिकुलर अपॉन यस बेस, सर। आएगा ना। लेकिन इस केस में क्यू आर देखो है क्या, क्यू आर की वैल्यू कैसे निकलेगी? क्यू आर x2 माइनस x1 है। सोचो, ओरिजिन से x2 ये डिस्टेंस है, ओरिजिन से x1 ये डिस्टेंस है, माइनस कर देंगे तो ये बीच का गैप नहीं आ जाएगा जो ये है। यस सर। तुषार कुछ डाउट है? तुषार कहाँ गया? तुषार कहाँ चला गया? अच्छा है नहीं, कोई बात नहीं, देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्यू आर बाई पी आर, और ये x2 माइनस एक्स वन, इसमें किसी कुछ डाउट? और ये क्या हो जाएगा? पी आर। पी आर को देखो, ओरिजिन से ये है T2, ओरिजिन से ये है T1, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीच का गैप आएगा, ये गैप T2 माइनस यस T1। सर। तो ये क्या होगा? T2 माइनस T1, यानी कि अगर हम इसको रिप्लेस करें x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1 से, या फिर अगर हम कन्वेंशनल y एक्स एक्सिस के हिसाब से सोचें तो ये क्या होना चाहिए था? वर्टिकल में ये y2 y1 होता, तो क्या आता? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आता ना। यस tan सर। थीटा, tan थीटा हमेशा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ही आएगा। तुम ऐसे कहीं पे भी दो पॉइंट रैंडम लेके चूज करके देख सकते हो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट x1 y1, वर्टिकल जो गैप आएगा वो आएगा y2 माइनस y1 ये गैप,
और हॉरिजॉन्टल जो गैप आएगा वो आएगा x2 माइनस x1, तो वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल tan थीटा हो जाएगा, और हमेशा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ही आएगा tan थीटा, यानी कि हमेशा स्लोप भी यही आएगा। कुछ डाउट है किसी को कि स्लोप ये कैसे हुआ? प्रियांशु क्लियर है ना? हटा दे। यस सर। स्लोप ये चीज होती है, tan थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक बार और बता। नहीं, सर स्लोप की जरूरत क्या तुम पड़ती है? स्लोप से काफी सारी चीजें निकलती हैं, दो स्लोप का रिलेशन निकालने से मतलब बहुत सारी चीजें लाइंस के बारे में बताई जा सकती हैं। यहाँ पे स्लोप हमारे लिए बेनिफिशियल है क्योंकि ये वेलोसिटी बता रहा है। खुद ही सोचो, ये स्लोप ही तो है, लेकिन स्लोप निकालने से वेलोसिटी निकल आएगी, बाई चांस एक फिजिकल क्वांटिटी निकल आ रही है, बेनिफिट ही है। मैथमेटिकल क्वांटिटी जबकि अलग है, लेकिन फिर भी उससे एक फिजिकल क्वांटिटी अपने आप आ जा रही है बाई चांस, समझे? तो इसका मतलब कि एक पोजीशन टाइम ग्राफ में, किसी भी पोजीशन टाइम ग्राफ में जो लाइन का या कर्व का स्लोप होता है वो बताता है वेलोसिटी को, यानी कि वो स्लोप की वैल्यू ही वेलोसिटी की वैल्यू होती है। स्लोप का साइन ही वेलोसिटी का साइन होता है। स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी भी नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप जीरो वेलोसिटी जीरो, समझे? ऐसा चलता है। आई बात समझ में? यहां देखो, इस लाइन का स्लोप कितना होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है? 0 डिग्री, 0। और tan 0 डिग्री कितना होता है? 0। तो स्लोप कितना हुआ? 0, मतलब कि वेलोसिटी भी कितनी हुई? 0। और वेलोसिटी 0 होने से क्या बता सकते हैं? रेस्ट। बेनिफिट मिला। बाकी स्लोप के रिलेशन से हम लोग और भी बहुत कुछ बता सकते हैं। दो लाइंस का स्लोप अगर कुछ है, उनके बीच का एक रिलेशन है कि इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो हमेशा दो पैरेलल लाइंस का स्लोप जो है वो इक्वल होता है, ठीक है? कोई भी दो पैरेलल लाइंस का स्लोप होगा, ऐसे दो पैरेलल लाइंस है तो उनका m1 m2 इक्वल होगा, ठीक है? क्योंकि tan थीटा इक्वल तो tan थीटा इक्वल, क्लियर? और परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप में ये रिलेशन होता है कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। निकाल के देखा जा सकता है, कुछ है नहीं, इजी है इसको देखना, ठीक है? तो ये अभी यहाँ पे पूरा नहीं जाएंगे। अभी इतना समझ लिया ना स्लोप क्या होता है, तो यहाँ पे बस उसका यूज है, बाकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे और, ठीक है प्रियांशु? ओके सर। समझ में आ गया ना फिलहाल स्लोप का? समझ में आ गया ना कि स्लोप स्लोप बोल किस हो रहा है, ठीक है? यस एक सर। तरह की ढाल। और स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव का हिसाब अभी बता देंगे तुरंत हम, सबको समझ में आ ही जाएगा। जब स्लोप ये समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ गया होगा कि वेलोसिटी स्लोप से आ जाएगी किसी भी लाइन की। और देखो, स्लोप होता है tan थीटा, सिंपल वे में देखा जाए तो। संजीव आराम, सब समझ में आ रहा है ना? हाँ सर आ रहा है। ठीक, स्लोप होता है tan थीटा। और tan थीटा की पॉजिटिव नेगेटिव होने का सिस्टम क्या है? पहली बात तो यहाँ पे लाइन कभी भी मतलब कैसी नहीं बनेगी, कैसे बताएं? वर्टिकल नहीं बनेगी। क्यों? वर्टिकल लाइन जो होगी उसमें अगर हम देखेंगे कि ये एक पॉइंट है, यानी कि इस टाइम पे पोजीशन इतनी भी है, इतनी भी है, इतनी भी है, इतनी भी है, ऐसा कैसे हो सकता है ना? इसीलिए वर्टिकल लाइन आइडियल यस लाइन सर। होगी। वर्टिकल लाइन कभी भी प्रैक्टिकल सिनेरियो में पॉसिबल नहीं है। आइडियली बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो ना? सेम टाइम पे बॉडी हर जगह पे, क्वांटम फिजिक्स नहीं चल रही है, क्लासिकल फिजिक्स चल रही है, ठीक है? तो बस वही बात है। यस सर। अब देखना कि हम लाइन को देखते ही कैसे बता सकते हैं कि कब वेलोसिटी पॉजिटिव है स्लोप के अकॉर्डिंग, ठीक है? ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि लाइन कैसे कैसे बन सकती है। लाइन बन सकती है ऐसे, लाइन बन सकती है ऐसे, या फिर लाइन बन सकती मतलब एक हॉरिजॉन्टल जैसे ये बनी हुई है, या फिर लाइन बन सकती है ऐसे। ये तीन तरीके हैं लाइन को बनने के, समझ रहे हो? यानी कि लाइन का जो एंगल हो सकता है वो 90 से कम हो सकता है, लेस देन 90 हो सकता है। एक्यूट लाइन का एंगल 0 हो सकता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, या फिर लाइन का एंगल नेगेटिव हो सकता है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से। एंगल नेगेटिव नहीं, सॉरी, एंगल 90 से ज्यादा हो सकता है, ग्रेटर देन 90, समझ रहे हो? यस सर। सॉरी, लेस देन नहीं, और ग्रेटर देन 90 हो सकता है। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है, ठीक है? अब इन तीनों केस में tan के साथ क्या होता है? अब tan में tan थीटा जब एंगल एक्यूट होता है, 90 से छोटा रहता है, तो tan थीटा सबको पता है पॉजिटिव चलता है ना? थीटा यस 0, सर। थीटा लेस देन 90 के लिए। इसमें किसी कुछ डाउट है?
कि tan पॉजिटिव रहता है। tan पॉजिटिव रहने का मतलब समझ रहे हो, m पॉजिटिव रहना, m पॉजिटिव रहने का मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव रहना। यानी कि अगर तुम्हें xt ग्राफ कभी भी ऐसा वाला दिखे तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, विदाउट एनी डाउट। समझ रहे हो। अब चाहे वो स्टार्ट यहाँ से हो रहा हो या यहाँ से हो रहा हो, उससे मतलब नहीं है। अभी हम वो भी बताएंगे कि यहाँ से स्टार्ट होने का मतलब क्या, यहाँ से मतलब क्या और यहाँ से मतलब क्या। ठीक है, लेकिन मेरा मतलब है कि एक्यूट एंगल बना रहा है, एंगल जो है वो एक्यूट है। तो ये वाला सिनेरियो होगा, tan पॉजिटिव मींस वेलोसिटी भी पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव हो गया ना, क्लियर है। और यस सर। दूसरा थीटा 0 डिग्री, तो tan थीटा क्या हो 0। जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब वेलोसिटी 0 है, मतलब बॉडी रेस्ट पे है, क्लियर है। tan थीटा 0, स्लोप 0, tan थीटा ही स्लोप होता है, स्लोप 0, स्लोप 0 का मतलब वेलोसिटी 0, पूरा बॉडी रेस्ट पे है। थीटा ग्रेटर देन 90, ऑब्ट्यूस एंगल मतलब ऐसी कोई लाइन है, तो इसमें एंगल इस तरफ से बनेगा, समझ रहे हो ना। एंगल बनेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो ये 90 से ग्रेटर बनेगा। तो tan थीटा ग्रेटर 90 एंगल के लिए कितना होता है, नेगेटिव। नेगेटिव, पक्का पता है। 90 से ज्यादा के लिए tan थीटा होता है नेगेटिव। किसको इसमें डाउट है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है, आराम संजीव, डाउट है तो बता सकते हो, नहीं है सर। क्लियर है ना नो अच्छे से। नहीं डाउट है, वो तो पता ही है। हाँ ठीक, बढ़िया। तो बस हो गया, ठीक है। और एक इक्वल टू 90 वाला नहीं लिया हमने क्योंकि इक्वल टू 90 में tan थीटा हो जाता है इन्फिनिटी या फिर अनडिफाइंड। तो उसमें क्या है कि वेलोसिटी अनडिफाइंड हो नहीं सकती, इन्फिनिटी हो नहीं सकती इतना ज्यादा। तो इस वजह से ये वाला आइडियल केस हो सकता है बस, कि ठीक है इन्होंने बना दिया है, मतलब इन्होंने ग्राफ मान लो ऐसे दे दिया है ऐसे, तो इसमें तो ये वाली लाइंस आएंगी ना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं, समझ रहे हो, जो वर्टिकल आएंगी ग्राफ ऐसा आएगा, तो ऐसी वाली लाइन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। आइडियली कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, इस टाइम पे आके अचानक से वेलोसिटी घट गई, ठीक है, फिर वेलोसिटी इतनी चल रही, फिर इस टाइम पे आके अचानक वेलोसिटी बढ़ गई, कुछ भी हो सकता है, ऐसा बोलेंगे आगे, क्लियर है, या पोजीशन चेंज हो गई या जो भी है, समझ रहे हो। तो इसीलिए ये पॉसिबिलिटीज हैं। ये तो हो गया टेक्निकल तरीका देखने का। एक है बड़ा सिंपल सा तरीका देखने का, टाइम का फ्लो हमेशा किस तरफ रहता है, पॉजिटिव साइड, यानी कि टाइम हमेशा बढ़ता ही रहता है। यानी कि अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस में देखें तो टाइम लेफ्ट टू राइट चलेगा। अब इस ग्राफ को अगर तुम प्लेटफॉर्म मान लो और उसमें लेफ्ट टू राइट जाने लगो तो ऐसे जा सकते हो ना। इस ग्राफ को भी प्लेटफॉर्म मान लो, अब लेफ्ट टू राइट जाओ तो कैसे जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाने के लिए तुम्हें ऊपर चढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो, तभी तो तुम राइट वाले पोजीशन पहुंचोगे लेफ्ट टू राइट जाने के लिए। इसमें किसी कुछ डाउट आ रहा है क्या कि लेफ्ट टू राइट जाने में इसमें ऊपर क्यों जा रहे हैं और ये वगैरह। आराम संजीव, हेलो, नो सर। क्लियर है। क्लियर। और यस। यस सर। तो लेफ्ट टू राइट का मतलब, और ये प्लेटफॉर्म है यानी कि इसके अलावा चल नहीं सकते, इधर इधर नहीं जा सकते, चलने की जगह ही नहीं ना, रास्ता ही नहीं है, ये रास्ता है मान लो। तो लेफ्ट टू राइट जाने में इसमें तो हम हॉरिजॉन्टली राइट चल सकते हैं, इसमें हमको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। यानी कि इसमें हम सेम प्लेन पे चल सकते हैं, लेकिन इसमें हमको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो ऊपर चढ़ने को हम कैसा पॉजिटिव इंक्लाइन बोल सकते हैं ना, पॉजिटिव स्लोप बोल सकते हैं। ऊपर चढ़ने को, पुल के ऊपर चढ़ने को हम पॉजिटिव स्लोप बोल सकते हैं, समझ रहे हो। और नीचे उतरने को नेगेटिव स्लोप बोल सकते हैं। और देखेंगे कैसे, क्योंकि ऐसे में कोई कह सकता है ना कि ये भी तो ऊपर चढ़ रहा है पुल, उधर से भी तो लोग चढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम टाइम एक्सिस के फ्लो के हिसाब से लेफ्ट टू राइट ही देखते हैं बस, समझ रहे हो, तब सही दिखेगा। राइट टू लेफ्ट गलत दिखेगा, क्योंकि राइट टू लेफ्ट तो इसमें ये भी दिख सकता है ना कि उतर रहा है, चढ़ कहाँ रहा है, फिर तो नेगेटिव हो गई वेलोसिटी, समझ में आई बात। लेकिन टाइम राइट टू लेफ्ट चलने नहीं वाला, इसीलिए हम लेफ्ट टू राइट ही देखेंगे, और हमें वेलोसिटी का सही साइन पता चल जाएगा कि वेलोसिटी पॉजिटिव है। यानी कि अगर हम एक लाइन बना दें ऐसे, तो इसमें वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव। सब लोग श्योर हो, यस सर। सबको श्योर होना जरूरी है कि इसमें वेलोसिटी नेगेटिव ही है, पक्का, कुछ डाउट नहीं ना, ठीक है। दूसरी एक बात और है, स्लोप जो चीज होती है वो एक लाइन के केस में कांस्टेंट रहती है, क्योंकि एक लाइन का एंगल बदल नहीं रहा होता है किसी एक दूसरी लाइन के साथ। दूसरी लाइन मींस यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, और वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसके साथ जो इसका एंगल है एक लाइन का, वो कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो सेम रहेगा।
अगर वो सेम लाइन है तो वो लाइन चेंज नहीं हो रही है ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? तो ये थीटा चेंज नहीं होगा तो स्लोप भी चेंज नहीं होगा, तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ये भी है कि एक्सटी ग्राफ में, पोजीशन टाइम ग्राफ में, अगर स्ट्रेट लाइन है बन रही है ऐसे 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 ऐसे, कहीं भी किसी भी तरह से स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो इसका मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट जरूर है, इसकी तो गारंटी है। थ्रू आउट मोशन वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू नहीं बदल रही है, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, स्पीड का, स्पीड कांस्टेंट है, ऐसे समझ लो। समझ में आई बात? लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव का पता बस उससे चलेगा कि लेफ्ट टू राइट जाने में वेलोसिटी मतलब स्लोप में ऊपर जा रहे हैं, स्लोप पॉजिटिव है या स्लोप नेगेटिव है। इसको स्लोप पॉजिटिव बोलते हैं और ऐसा आया तो स्लोप नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है? लेकिन कांस्टेंट दोनों में रहेगा, बस स्ट्रेट लाइन दिख जानी चाहिए। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है? सर मैग्नीट्यूड तो चेंज होता रहेगा ना? किसमें? स्ट्रेट लाइन वाले में नहीं, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, यही तो बात है। वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी में दोनों आते हैं ना, खाली डायरेक्शन थोड़ी ना आती है। मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का नहीं चेंज हो रहा है, पोजीशन का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। चेंज इन पोजीशन। वेलोसिटी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है, यानी कि सेम रेट से पोजीशन चेंज हो रही है, यानी कि पहले 5 सेकंड में जितना गैप कवर किया, अगले 5 सेकंड में भी उतना ही गैप कवर किया। रेट सेम है, रेट ऑफ चेंज, चेंज सेम थोड़ी ना है, मतलब पोजीशन सेम थोड़ी ना है, पोजीशन तो बदल ही रही है ना। पोजीशन पहले यहां थी, फिर यहां आ गई, फिर यहां आ गई, फिर यहां चली जाएगी। समझ रहे हो? यस सर। तो वेलोसिटी का सेम होना अलग बात है, पोजीशन का सेम होना अलग बात है। पोजीशन सेम होना मतलब बॉडी रेस्ट पे आ गई, और वेलोसिटी सेम होना मतलब बॉडी चल रही है, मतलब पोजीशन तो चेंज होती रहेगी, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है बॉडी। क्लियर? ऐसा कुछ है। पक्का? हटा दे? सब कुछ क्लियर हो गया? क्या क्या बातें की गई यहाँ पे? यस सर। अब देखो इसके नीचे वाला। ओ ओ सॉरी, सारा वापस कैसे आ गया? एक मिनट। हाँ, अब इस ग्राफ को देखो। हमने कहा एक स्ट्रेट लाइन में स्लोप कांस्टेंट रहता है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल सेम रहता है, तो एंगल थीटा सेम तो tan थीटा सेम, tan थीटा सेम तो m सेम तो वेलोसिटी भी सेम, यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होती है। अगर 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 5 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा होगा, नो डाउट। ठीक है? तो चेंज अगर हो रही हो तो ग्राफ कैसा बनेगा? तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। क्योंकि एक लाइन में और एक कर्व में फर्क क्या होता है पता है तुम लोगों को? एक स्ट्रेट लाइन में और एक दूसरे तरह के कर्व में, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन नहीं है, उनमें बेसिक फर्क क्या होता है? ये कर्व बहुत छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन से मिलके बना होता है, जो स्ट्रेट लाइंस अलग अलग एंगल पे है, और ग्रेजुअली उनका एंगल बदल रहा है। पता कैसे चलता है? देखो, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम, और ये टेंजेंट का जो स्लोप होगा, इस पॉइंट पे कर्व का भी वही स्लोप होगा। तो एक चेंजिंग स्लोप वाला जो कर्व है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन, मतलब वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो कर्व दूसरा। देखो, स्ट्रेट लाइन को भी कर्व ही बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन ऐसा नहीं कि कर्व में नहीं आता है, कर्व की काउंटिंग में आता है, गिनती में आता है, लेकिन ये ऐसा कर्व है जिसका स्लोप कांस्टेंट है, कर्व विद स्लोप कांस्टेंट, ऐसा कर्व है। इसके अलावा कोई और कर्व नहीं है जिसका स्लोप कांस्टेंट रहता हो। ठीक है? आ रही बात समझ में? इसके अलावा कोई और कर्व नहीं है जिसका स्लोप कांस्टेंट रहता हो, क्योंकि अगर तुम एक सर्कल बनाते हो तो सर्कल में हर समय मुड़ना पड़ेगा, और किसी एक पॉइंट पे किस तरफ है वो तुम्हें उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके पता चल जाएगा। अब यहाँ किस तरफ है, फिर टेंजेंट ड्रॉ करके पता चल जाएगा। यानी कि कर्व का हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग होता है। ठीक है? स्ट्रेट लाइन नहीं, दूसरे कर्व की बात कर रहे हैं। जैसे ये कर्व है, इस कर्व का अल्टीमेट कोई स्लोप नहीं होगा। अगर हम पूछे इस कर्व का स्लोप क्या है, पता नहीं, बताया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि इस कर्व का पूरा स्लोप एक ही थोड़ी ना है जो बता देंगे। हाँ, ये पूछो कि इस पॉइंट पे इस कर्व का स्लोप क्या है, तो इस पॉइंट पे हम करेंगे टेंजेंट ड्रॉ, और इस टेंजेंट वाली लाइन का जो स्लोप होगा
वही इस कर्व का भी इस पॉइंट के लिए स्लोप हो जाएगा। किसको किसको ये बात क्लियर है? यस सर, क्लियर। और आरम, संजीव, यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर। आरम, क्लियर है सर। है ना? तो ये Yes. सिंपल सी बात है समझने की, है ना? स्ट्रेट लाइन में स्लोप कांस्टेंट रहता है, इसका हर समय एंगल बदल रहा है ना, देख नहीं रहे हो? स्लोप अलग अलग है, तुम इसको सरफेस समझ लो खड़े रहने के हिसाब से। यहाँ खड़े रह सकते हो कि नहीं, लेकिन यहाँ खड़े रह सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि अलग अलग एंगल पे है ना इसकी सरफेस, इसका स्लोप। क्लियर है? तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो स्लोप बताया जा सकता है, लेकिन हर जगह पूरा ओवरऑल स्लोप नहीं है। और पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर स्लोप बता सकते हैं, इसका मतलब पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी बता सकते हैं। अगर ये वाला कर्व एक्सटी ग्राफ में बनाया गया है तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना, स्लोप हमेशा ही वेलोसिटी नहीं बताएगा। एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताएगा। एक्सटी का मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताएगा, क्योंकि वो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 जो करते हैं उसमें पोजीशन, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम आना चाहिए ना। अगर ये ग्राफ में ऊपर चेंज इन पोजीशन है ही नहीं तो फिर स्लोप इसका वेलोसिटी कैसे बता देगा? सोचने वाली बात है। यस सर। क्लियर? मान लो इसमें वेलोसिटी ले ली हमने, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप थोड़ी ना वेलोसिटी बताएगा, वो कुछ और बता रहा होगा शायद। क्लियर? ये ध्यान रखना, मिक्स मत करना। तो कर्व जितना इस तरह का होगा, यानी कि ये दिया हुआ है एक बॉडी का मोशन, तो फिर वही चीज, ये कोई पाथ का डिजाइन नहीं है, बॉडी ऐसे ऐसे चल नहीं रही है, बॉडी चल रही है स्ट्रेट लाइन में ही। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन का ही ग्राफ है ये। तो अगर हम पूछें कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी अगर पूछें कि कहीं से कहीं तक कितनी है, तो मान लो 8 सेकंड से लेके 18 सेकंड तक की एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो हम यहां से लेके यहां तक की एवरेज वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। मुश्किल नहीं है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज का मतलब बार लगा सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी हमेशा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम लेके होती है। और ये टोटल टाइम कितना भी हो सकता है, 1 घंटा भी, 1 साल भी। समझ रहे हो? एवरेज में टाइम की लिमिटेशन नहीं होती है, कितना भी टाइम ले लो, उसमें जो भी डिस्प्लेसमेंट देखना है देख सकते हैं। लेकिन जनरली जो हम लोग वेलोसिटी या स्पीड बोलते रहते हैं, जो बाइक में देखते रहते हैं या कुछ भी, वो वाली हमेशा कौन सी होती है? इंस्टेंटेनियस। यानी कि जो हम लोग उस इंस्टेंट पे देख रहे हैं, उस पर्टिकुलर टाइम में देख रहे हैं। बाइक चलाते हुए स्पीडोमीटर में जो स्पीड नजर आती है, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड नजर आती है तुम्हें, यस एवरेज नजर सर। नहीं आती। क्लियर है? एवरेज का मतलब है कि जो टोटल मोशन होने वाला है, जहां से जहां तक तुम देखने वाले हो, जैसे कानपुर टू लखनऊ जाना है, पूरा टोटल मोशन देख लो, कितना डिस्टेंस कवर किया तुमने। अगर स्पीड निकालनी है तो यस सर। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस कितना टोटल कवर किया, टोटल कितना टाइम लगा, डिवाइड करो और एवरेज स्पीड आ जाएगी। क्लियर? वेलोसिटी देखनी है तो डिस्प्लेसमेंट टोटल देख लो, पॉइंट टू पॉइंट मैच करके। ठीक है, डिवाइड कर दो टाइम से और टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। कुछ डाउट है किसी को? और इंस्टेंटेनियस का मतलब बस इतना है कि बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल में, इतना शॉर्ट कि वो लगभग टेंडिंग टू जीरो ही हो जाए, मतलब कि 0.00001 सेकेंड मान लो, कुछ ऐसा टाइम हम लोग के लिए जो बहुत शॉर्ट हो, हम लोगों के एक्टिविटी के लिए बहुत शॉर्ट टाइम हो, क्योंकि शॉर्ट टाइम भी सबके लिए अलग अलग होता है। ठीक है, लाइट के लिए शॉर्ट टाइम अलग होगा, लाइट के लिए तो बहुत शॉर्ट टाइम भी बहुत लॉन्ग टाइम है। समझ रहे हो ना, जितनी उसकी स्पीड है। हम लोग की नहीं है, तो हम लोग के लिए यस शॉर्ट सर। टाइम, हम लोग के लिए यही बहुत शॉर्ट टाइम हो गया। तो वेरी शॉर्ट टाइम के लिए अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, उस इंस्टेंट की वेलोसिटी आएगी। ठीक है, और सोचो जरा वेरी शॉर्ट टाइम होगा कैसे। इतना बड़ा इंटरवल है 8 से लेके 18 सेकंड तक का, तो ये तो लॉन्ग टाइम हुआ ना, 10 सेकंड का इंटरवल टाइम है, ठीक ठाक टाइम है, तो ये वेरी शॉर्ट टाइम तो नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे स्लोप देख लो, इस पॉइंट पे स्लोप देख लो। ठीक है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी मिल जाएगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग मिल जाएगी। समझ रहे हो? उस पॉइंट पे स्लोप देखा जा यस सकता है, सर। उस स्लोप की जो वैल्यू आएगी वही वेलोसिटी हो जाएगी, वही वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? एक तो ये चीज है, एवरेज आ जाएगा इससे। लेकिन अगर हम यही शॉर्ट टाइम इंटरवल या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो आएगी कैसे? सोचो, इसको शॉर्ट करते जाए, थोड़ा और छोटा टाइम ले लेते हैं, थोड़ा और छोटा टाइम ले लेते हैं, थोड़ा और छोटा टाइम ले लेते हैं, ये टाइम छोटा करते जा रहे हैं, देख रहा है ना, टाइम छोटा हो गया, और छोटा टाइम, और थोड़ा छोटा टाइम। अब इतना छोटा आ गया है तो थोड़ा और कुछ देख लेते हैं। इस टाइम पे देखो
वेलोसिटी ये है, इस टाइम पे वेलोसिटी ये है, अलग अलग है ना, स्लोप अलग है तो वेलोसिटी भी अलग है, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे है, तो इन दोनों में वेलोसिटी का डिफरेंस है, यस स्लोप सर। अलग है तो ठीक। तो इन दोनों में अभी भी वेलोसिटी का डिफरेंस दिख रहा है, और थोड़ा छोटा ले लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वेलोसिटी, थोड़ा और छोटा ले लेते हैं, अब वेलोसिटी का देखते हैं, थोड़ा और छोटा ले लेते हैं, एक तो ये था ही, थोड़ा और छोटा मतलब बिल्कुल इतना सा ले लेते हैं, ठीक है। इतने कम टाइम में क्या हुआ होगा, जो भी समझ रहे हो। तो यहाँ पे जब हम स्लोप बनाएंगे इसका, दोनों का, तो क्या दोनों पैरेलल नहीं आने लगेंगे, एक ही लाइन नहीं आने लगेगी, समझ रहे हो, जितना क्लोज ले आएंगे पैरेलल आने लगेंगे, ठीक है, या एक ही सेम स्ट्रेट लाइन आने लगेगी या कोइंसाइड करने लगेगी, ठीक है। कहीं भी बहुत बगल बगल में कोई दो पॉइंट लेके अगर स्लोप चेक करोगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आया होगा स्लोप, बहुत माइन्यूट डिफरेंस आया होगा, तो हम उसको इंस्टेंट बोल सकते हैं, उस इंस्टेंटेनियस वे में देखा जा सकता है, एक ही वेलोसिटी आएगी। तो अगर हम कोई पूछे कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी, तो हम इंस्टेंटेनियस करके बता सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो करते हैं तो ये डेल्टा टी को हम डी टी लिख सकते हैं, डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं डी टी, क्योंकि डी का मतलब होता है डिफरेंशिएटेड फॉर्म, किसी भी चीज का बहुत छोटा टुकड़ा या छोटा फॉर्म, टाइम का बहुत छोटा फॉर्म डी टी बोला जाएगा, ठीक है। मास का बहुत छोटा फॉर्म डी एम बोला जाएगा, ऐसे करके डी लगा देते हैं। तो चेंज इन टाइम वेरी स्मॉल वो भी डी टी हो जाएगा, चेंज इन पोजिशन वेरी स्मॉल वो डी एक्स हो जाएगा। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला था डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी वाला एवरेज वेलोसिटी के लिए, ये चेंज होके हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए डी एक्स बाई डी टी। कब? जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम यही डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी में लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो लगाएंगे, बस और कुछ नहीं, लिमिट लगा के डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, और यही चीज बन जाएगी फिर डी एक्स बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी को कुछ डाउट है, बताओ। नो सर। 100% श्योर हो ना सब लोग? दूसरी बात, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसे निकाली जा सकती है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये कि इसमें वेलोसिटी हर समय चेंज हो रही है, तो अगर पूछा जाए कि यहाँ वेलोसिटी और यहाँ वेलोसिटी में चेंज एग्जैक्टली क्या आया, मतलब बढ़ी या घटी या क्या हुआ, तो बस यहाँ स्लोप बना लो, यहाँ भी स्लोप बना लो, और इन स्लोप्स को कंपेयर कर लो, मतलब इन स्ट्रेट लाइंस को के स्लोप को देख लो। अगर ये ज्यादा ऊपर उठा हुआ है तो इसका स्लोप ज्यादा हुआ, मतलब जमीन से जितना ज्यादा ऊपर उठा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, जैसे इसका स्लोप ज्यादा है, इससे एंगल ज्यादा है ना, तो tan थीटा ज्यादा आएगा, तो स्लोप भी ज्यादा आएगा, क्लियर। तो अगर एक पॉइंट पे किसी लाइन का स्लोप ये था, दूसरे पॉइंट पे ये है, तो अब बताओ इनमें से वेलोसिटी किस टाइम पे ज्यादा होगी, t1 पे या t2 पे? स्लोप कहाँ ज्यादा होगा ये तो बताओ। सर T1 पर। ठीक है, प्रियांशु कह रहा है t1 पर स्लोप ज्यादा होगा, और कोई कुछ और कहेगा या यही सब सेम है? फटाफट सब लोग बताओ, क्लास खत्म होने वाली है। आराम कुछ कह रहे हो? सर क्या पूछे थे, रिपीट कीजिए। कह रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स पे हमने लाइन बनाई है क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए स्लोप बनाना जरूरी है ना, क्योंकि किसी भी कर्व का स्लोप किसी पॉइंट पे उसका टेंजेंट बताता है, ये टेंजेंट का जो स्लोप होगा इस पॉइंट पे कर्व का भी वही स्लोप होगा। तो इस कर्व का स्लोप यहाँ पे इतना है, टेंजेंट से पता चल रहा है, इस कर्व का स्लोप इतना है, लाइन बना दी हमने। अब ये दोनों स्लोप में से कौन सा ज्यादा है, t1 टाइम वाला स्लोप ज्यादा है या t2 टाइम वाला स्लोप ज्यादा है? T1 वाला सर। पक्का? क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल से ज्यादा उठा हुआ है ऊपर, सीधा सीधा बेसिक लॉजिक है ना, थीटा ज्यादा है, tan थीटा ज्यादा होगा तो स्लोप ज्यादा हो गया। क्लियर है? सबको क्लियर होना चाहिए। t1 ज्यादा, t1 वाला स्लोप ज्यादा है, ठीक है, t1 टाइम पे स्लोप ज्यादा है, t2 टाइम पे स्लोप कम है ग्राफ का। इसका मतलब है t1 टाइम पे जो भी वेलोसिटी है और t2 टाइम पे जो वेलोसिटी है, तो t1 वाली वेलोसिटी ज्यादा है, t2 वाली वेलोसिटी कम है। बात आई समझ में? कैसे कंपेयर करेंगे आराम से, बड़ा इजी है कंपेयर यस करना सर। चीज को, ठीक है। बस ऐसा ही कुछ है। हम्म तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही होगी,
फिलहाल इस केस में तो लगा डिक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो लगेगा इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ऐसे वाला कर्व और ऐसे वाला कर्व दोनों अलग अलग बातें बता रहे होते हैं। ऐसे वाले कर्व में देखोगे तो यहाँ पे जो लाइन आएगी और यहाँ पे जो लाइन आएगी तो इसका स्लोप ज्यादा दिखेगा, यानी कि बाद में वेलोसिटी बढ़ गई है, पहले वेलोसिटी कम थी, स्लोप दिख रहा है ना ज्यादा। और अगर ऐसे वाला कर्व देखोगे तो यहाँ पे जो स्लोप आएगा और यहाँ पे जो स्लोप आएगा उसमें पहले वाले का स्लोप ज्यादा दिखेगा, यानी कि पहले वेलोसिटी ज्यादा थी, बाद में कम हो गई, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। यस सर। समझे? समझ लेना ठीक से। क्लियर हो गया ये सबको, कैसे ग्राफ को देख रहे हैं? बाकी तुम लोग जितना इसको एनालाइज करोगे खुद से, क्वेश्चंस में ट्राई करोगे समझने का, उतना ज्यादा समझ में आएगा धीरे धीरे करके हर एक चीज को। क्लियर है? ये बेसिक सब चीजें थी। इस लेक्चर को तुम लोग चाहो तो दोबारा में देख सकते हो, ठीक है? अगर तुम लोगों को पहले से ये चीजें क्लियर नहीं थी और आज ही तुम लोगों ने बिल्कुल नए नए तौर पे इसमें ज्यादातर चीजें पढ़ी हैं, तो जो चीजें नए तौर पे पढ़ी हैं वो दोबारा उससे देख लेना रिवाइज वाइज करने के लिए, क्योंकि हमने लिखा मिटा दिया तो उस तरह के नोट्स तो है नहीं, और ये ग्राफ का एक्सप्लेनेशन किसी में होगा नहीं, कोई वैसे वाली बुक या उस तरह से नहीं दिया होगा, ये जो चीजें बता रहे हैं इस वजह से कह रहे हैं, ठीक है? चाहो तो इसी से देख लेना दोबारा या जैसा भी हो, ठीक है? सबको क्लियर है ना? अब आगे की बात हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। यहाँ पे ये बातें हो गई हैं, देख रहे हो, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वो उसी ग्राफ में हमने एक्सप्लेन कर दिया है। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम में आ रहा है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कि जब हम एवरेज को टाइम इंटरवल छोटा करते चले जाते हैं तो एक इंस्टेंट बन जाता है वो अपने आप, तो इसीलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ सकती है, तो वो डी एक्स बाई डी टी समथिंग आने लगती है। क्लियर है? यहाँ टाइम इंटरवल था ना लंबा, तो एवरेज वेलोसिटी देख सकते हो। क्लियर है? ध्यान देना, ये पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, फ्लैट स्लोप, मतलब कि वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव और वेलोसिटी जीरो मींस रेस्ट। क्यों? क्योंकि ये एक्सटी ग्राफ है, ये भी होना चाहिए। एक्सटी ग्राफ नहीं है तो फिर सारी बातें बदल जाएंगी, इस लाइन का मतलब अलग हो जाएगा, इसका अलग, इसका अलग, ठीक है? सिर्फ अभी आज एक्सटी ग्राफ के लिए ये सारी बातें हुई हैं, ये सब पढ़ा दिया है हमने। क्लियर है सबको अच्छे से? यहाँ देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का बता दिया गया, देखो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो जैसे ही हम कर देंगे तो टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर देने से अपने आप वो वेलोसिटी एवरेज से इंस्टेंटेनियस पे आ जाएगी, ठीक है? तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हो गया फॉर्मूला। क्लियर सबको? यहाँ पे इंस्टेंटेनियस कैसे निकाली जाएगी वो बताया जा रहा है। ठीक है, कहीं कुछ डाउट किसी को? बताओ जल्दी से, फिर क्लास खत्म करें। आज की क्लास में यहीं तक होगा। बताओ बताओ बताओ, नो डाउट है सर, किसी को? ऑल नहीं है? क्लियर। ठीक है, चलो फिर क्लास खत्म करते हैं। यहीं तक होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम वेलोसिटी टाइम देखेंगे और एक्सेलरेशन टाइम देखेंगे। एक्सेलरेशन टाइम देखने में कुछ टाइम ही नहीं लगेगा सही बताएं तो, क्योंकि बहुत एक ही चीज देखनी है, उसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। वेलोसिटी टाइम में थोड़ा इसी की तरह देखना पड़ेगा, बस इतना है। तो देख लेंगे नेक्स्ट टाइम पे वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम, ठीक है? चलो क्लास ओवर, बाय।